चलिए, तो सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑफिशियली एक अपना क्लासरूम या संस्थान या छोटा सा कुछ जो भी जगह हम यहाँ पर सहज ही उपलब्ध हो गई है ना, उसमें आज हम बैठ करके इस मीटिंग को कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और मुझे लगता है कि आप सभी के लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है ना। तो सभी का स्वागत है। आज हमारे पास इसको हम कच्छ स्नेह मिलन कह रहे हैं। स्नेह मिलन मतलब हम सब निर्विरोध होने के आशय से आज यहाँ पर मिले हैं, है ना। साथ में मुझे लगता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ भी आप जीवन विद्या के बारे में जानते हैं, इतना जानते हैं कि कुछ ऐसी बढ़िया बात है कि जो सर्व शुभ का प्रस्ताव है। सब कैसे सुखी हों, है ना, सब कैसे सुखी हो। सृजा और शन्वी, मुझे बताओ ये चाहिए कि नहीं चाहिए? सब सुखी होने चाहिए कि कुछ लोग सुखी होने चाहिए? मैथिली, सृजा कहाँ है? सब सुखी होने चाहिए ना। तो सब कैसे सुखी हों, अगर ये समझना है ना, और इसका तरीका क्या होगा अगर ये समझना है, तो इसके लिए है जीवन विद्या जो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं ना, जैसे आप एजुकेशन ले रहे हो, जैसे आप ABCD लिखना सीखते हो, लिखा कैसे जाता है, वैसे ही हमारी चर्चा इस बात पे रहती है कि सब कैसे सुखी हो जाएं, इसके लिए हमको कैसी दुनिया बनानी है। हमारी चर्चा ये है। ठीक चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है ना ये चर्चा, क्योंकि भाई आप ही लोगों की पीढ़ी आगे जा कर के आप लोगों को जीना है, हम सबको जीना है ना। आइए, नमस्ते, आइए। सब कैसे सुखी हों, इस बात के लिए जो हम अभी जो समझने का काम है ना, उसको हम कह रहे हैं जीवन विद्या। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे लगता है मैं रखती हूँ, मैं थोड़ी देर रखती हूँ अपनी बात को, है ना। चलिए, तो वसुधैव कुटुंबकम की कामना बहुत लंबे समय से भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने करी है ना। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है, कौन बताएगा वसुधैव कुटुंबकम का मतलब? वीर काका बताएंगे। हाँ, तो बसंत काका बताइए, माइक दे दीजिए। हाँ हाँ बैठे, अरे हाँ बिल्कुल चलेगा। वसुधा, हाँ, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी या हाँ, प्लैनेट्स, हाँ, हमारे जो प्लैनेट जिस पे हम रह रहे हैं, बिल्कुल। तो हमारी पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जीव हैं, वो हमारा एक कुटुंब है, मतलब हमारा फैमिली है। वो समझ के हम जिएं और समझें, उसी को वसुधैव कुटुंबकम। बढ़िया, बिल्कुल। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो कामना है ये बहुत पुरानी कामना है। साथ में हम लोग ये भी बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी के हिस्से कभी भी दुख आए नहीं। ये कामना भी बहुत लंबे समय से है, लेकिन ये इतने लंबे समय से जो कामना रही है और आज की स्थिति, इस कामना के साथ हमने एक लंबी यात्रा तय करी। हमने मतलब पूरी मानव जाति शोधों को करते करते, एक लंबी यात्रा तय करते करते आज की स्थिति में हम यहाँ पर पहुँचे जहाँ हम आज खड़े हैं। और आज की स्थिति को जब देखते हैं तो क्या लगता है, जिस कामना से हम शुरू हुए थे, जहाँ से हम चले थे, क्या वहाँ पहुँचे? क्या लगता है सुमन भाभी, पहुँचे? नहीं पहुँचे। कहाँ पहुँचे हैं? आज की स्थिति को यदि देखेंगे तो हम देखें तो व्यक्ति को देखें, परिवार को देखें, समाज को देखें। समाज तो देखिए है नहीं, समुदायों को देखें, है ना। अब समुदाय के तरीके से जो राष्ट्र आदि हैं उनको देखें और पूरी धरती को देखें, तो क्या स्थिति दिखाई पड़ती है? व्यक्ति कहाँ पहुँचा? चाहते थे परम सुख परमानंद की स्थिति में, और हैं कहाँ खड़े? उसको देखने की आज समीक्षा करने की ज़रूरत है कि नहीं है? वृंदा, ज़रूरत है कि नहीं है? ज़रूरत है। व्यक्ति को देखते हैं तो ज़्यादातर लोग इस जगह पे खड़े हैं। वो आपको बताते हैं नहीं बताते हैं वो मुद्दा नहीं है, लेकिन ये एक यथास्थिति है। ज़्यादातर लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, है ना। मानसिक अकेलापन जो है वो तो भले उसको आप मानसिक
रोगियों के डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, लेकिन एक चीज़ जो है सबकी स्थिति ये यहाँ पर है, अपने आप को हम कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हैं, मानसिक अकेलापन। परिवार की स्थिति देखें तो कैसा है परिवार क्लेशग्रस्त, कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। समुदायों की स्थिति देखें तो समुदाय दिखते हैं हमको होड़ग्रस्त, एक दूसरे से आगे निकलने की बात, ऐसे ही दिखता है ना। आप अपने समुदायों के या अपने जो भी जिसको हम समाज कहते हैं, अभी उनके कार्यक्रमों में जाइए तो अपने स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार, हम ये हम वो और फलाने हमसे कम, इस तरीके की बातचीत सुनाई पड़ती है। ये सत्य है ना। ये जो आज हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। समुदाय होड़ग्रस्त और राष्ट्र कैसे दिखाई पड़ते हैं? युद्धग्रस्त, और धरती तापग्रस्त। यहाँ पर हम खड़े हैं और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हमको इस प्लैनेट को सौंपना है। सच है ना हिना बहन? आज के 20, 30, 50 साल बाद हम नहीं रहेंगे और ये प्लैनेट इस बच्चों को हमको सौंपना है। ये हम सौंप के जा रहे थे, ये सौंप के जा रहे हैं। जब मानव जाति इस धरती पर आई होगी, है ना, थोड़ा पीछे जाते हैं तो धरती कैसी मिली? धरती मिली थी हमको स्वर्ग सरीखी सुंदर। स्वर्ग जैसी तो धरती थी, और कैसी थी भाई? पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, जीव जानवर, संतुलन को बनाए रखने के लिए जंगल, खूब बढ़िया बढ़िया जंगल आदि सब थे ही ना, नहीं थे? थे। मैथिली आपको समझ में आ रही मेरी बात? आदमी यहाँ पर पहुँच गया है। जब धरती पर आदमी पहली बार अवतरित हुआ होगा तो धरती कैसी होगी? स्वर्ग जैसी होगी कि नहीं? स्वर्ग की कल्पना कैसी होती है? वहाँ का पानी साफ होगा, वहाँ की हवा अच्छी होगी, लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज की समस्या नहीं। यही सब तो सोचते हैं कि वहाँ सोचते हैं स्वर्ग में पोल्यूशन होगा। स्वर्ग में पोल्यूशन नहीं सोचते ना, कि सोचते हैं? बताओ, नहीं सोचते। श्रीजा, सोचते हैं? स्वर्ग में पोल्यूशन नहीं सोचते हैं। खड़े यहाँ पर हैं तो मैं ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात। तो श्री ए नागराज जी, जिनकी अभी हमने वंदना करी है ना, श्री ए नागराज जी, श्री ए नागराज जी इसी परंपरा से निकले जो एक शोध की परंपरा थी। रिसर्च साइंटिस्ट जैसा आप लगाइए, हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं वो रिसर्च साइंटिस्ट रहे हैं। साइंटिस्ट अभी यंत्रों से देख देख के चीज़ें बताते हैं कि ये है कि नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि आदि की परंपरा रही, उन्होंने एक और विधि निकाली संसार को समझने की। वो क्या थी? समाधि आदि की विधियाँ, स्वयं के, है ना, कुछ अलग प्रकार की प्रक्रियाएं, साधना प्रक्रियाओं की खोज करी, जिसके माध्यम से उन्होंने अस्तित्व को समझने का प्रयास किया। ठीक, तो उसी परंपरा से निकले श्री ए नागराज जी, जिन्होंने साधना किया, समाधि को उपलब्ध हुए, लेकिन समाधि को उपलब्ध होने के बाद उनको ज्ञान नहीं हुआ। समाधि को उपलब्ध होने के बाद जो संवेदनाओं से दुख था वो समाप्त हो गया, जो कि इससे पूर्व में भी बहुत लोगों को हुआ है। लेकिन जिस ज्ञान की जो चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे? वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के उनके कुछ प्रश्न थे। जैसे मानव का चरित्र, मानवीय चरित्र कैसा होगा, एक अच्छा आदमी होगा कैसा? हम ये तो बताते ना बच्चे को, ये गंदी बात है, ऐसा नहीं करते, गंदी बात है, लेकिन अच्छा होना कैसे होता है ना? तो इस तरीके के कुछ प्रश्नों को लेकर के वो चले थे, और जब समाधि विधि से उनको उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया जानते हैं? संयम विधि नाम की एक प्रक्रिया करी, जिसमें उन्होंने अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? पूरे अस्तित्व का, ये मिट्टी का, ये पेड़ पौधों का, ये जीव जानवरों का और आदमी का अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप उनको कुछ बात समझ में आई। उन्होंने अस्तित्व में दर्शन किया। किसका? अस्तित्व का दर्शन किया, और अस्तित्व में मध्यस्थ का दर्शन किया। इसीलिए इस दर्शन का नाम है मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद। अनुभव में मध्यस्थ सत्य या सहअस्तित्व को देखा, विचार में मध्यस्थ समाधान को देखा, व्यवहार में मध्यस्थ न्याय को देखा, और व्यवसाय में मध्यस्थ नियम को देखा। इसलिए इसका नाम दिया उन्होंने मध्यस्थ का दर्शन। किसी भी व्यक्ति जिसको हम कह रहे हैं तृप्ति पूर्वक जीने में, हर एक व्यक्ति में 4 आयाम रहते हैं: अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। तो अनुभव में यदि सत्य आता है ना, अनुभव में मध्यस्थ है सत्य, इसी को हम कह रहे हैं सह अस्तित्व।
सह अस्तित्व का मतलब है संबंध, संबंध का मतलब है संबंधों का निर्वाह, संबंधों का निर्वाह का मतलब है उपयोगिता पूरकता, है ना। सह अस्तित्व का मतलब है तात्विक रूप में देखें तो मतलब है व्यापक और इकाई का सदा सदा सह अस्तित्व, इसको कहा। अनुभव से प्रेरित विचार, ऐसा विचार में स्वयं ही क्या आ जाता है, सह अस्तित्ववाद। सह विचार में आ जाता है समाधान, या हम यहाँ पर लिखें, ऐसा ना बहुत क्लोज आ जाता है तो दिखता नहीं है, धर्म, है ना। धर्म को ही दूसरी भाषा में कह रहे हैं सर्वतोमुखी समाधान, सर्वतोमुखी समाधान, या फिर वाद के रूप में इसी को कह रहे हैं सह अस्तित्ववाद। सह अस्तित्व से प्रेरित, ये सह अस्तित्व सत्य में आया, सह अस्तित्व से प्रेरित विचार का नाम दिया सह अस्तित्ववाद, ऐसे, ठीक है। जब हम ऐसे विचार में स्थिर हो जाते हैं, विचार में मध्यस्थ को उपलब्ध हो जाते हैं, ये हमारी अवधारणा में आ जाता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, व्यवहार होता है मानव और मानव की परस्परता में, मतलब पूरी मानव जाति में, पूरी मानव जाति में जो व्यवहार है, और ये मानव और प्रकृति के मध्य होता है व्यवसाय। तो ऐसे हम व्यवहार में न्याय को कर पाते हैं। न्याय का मतलब दो लोगों के बीच में न्याय नहीं कह रहे हैं, विन विन सिचुएशन को यहाँ पर न्याय नहीं कह रहे हैं। न्याय का मतलब है, या सर्वतोमुखी समाधान से प्रेरित न्याय का मतलब है ऐसा हमारा आचरण हो जाए किसी के साथ, किसके बाद किसी के साथ समस्या सूत्रित ना हो। दो लोगों के बीच विन विन सिचुएशन को यहाँ पर न्याय नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर न्याय का मतलब है अखंड समाज की रचना जिससे हो। न्याय का मतलब है लोक न्याय, सबके साथ जो न्याय हो, जो सबको स्वीकार हो, है ना। इससे हुई अखंड समाज की स्थापना। तो इसको कहा, इसके लिए क्या है, जनवाद, है ना। और इसी तरह से जब प्रेरित, जब हम मिलजुल करके, क्योंकि मानव जाति वास्तव में एक है, जब हम मिलजुल करके प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियमों को समझ करके, है ना, यहाँ पर प्रकृति के नियम समझ में आने लग जाते हैं, तो नियमों को समझ करके जब हम उत्पादन करते हैं और उत्पादन विनिमय करके अपनी सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर लेते हैं, है ना, तो ऐसे हम पूरी धरती को क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। संतुलित धरती का नाम ही है सार्वभौम व्यवस्था, है ना। और ये इसकी विधि है तरह तरह के शास्त्र, जिसको बाबा जी ने लिखा है, या समग्र व्यवस्था भी कहते हैं, आवर्तनशील अर्थशास्त्र, जो कि अभी अपने कोर्स का एक हिस्सा भी है ना। तो इसको बोल रहे हैं शास्त्र। ये जो चीज़ है इसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दर्शन, वाद शास्त्र, संविधान आदि का हम अध्ययन करते हैं, है ना। और ये अध्ययन आज मैं मतलब मेरे मन में बात चल रही, पता नहीं कैसे कहूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह जो है ना अभी एक विधिवत अध्ययन केंद्र की तरह स्थापित हो। इसी आशय से मैंने अपनी बात को यहाँ से शुरू किया। हम लोग हर संडे को मिलें और बात को समझें। बात को क्यों समझें? क्योंकि अगर इसको समझेंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। और कितने समय में ज़िंदगी बदल सकती है? मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति इस बात को 70 से 75 दिन तक सुन ले, 70 to 75 डेज़, एक तो उसको ये पूरा स्पष्ट हो सकता है, मेरे हिसाब से मैं करा सकती हूँ। और उसके बाद ज़िंदगी जैसी आप जी रहे हैं वैसी तो नहीं जी पाएंगे, इससे बहुत अच्छी जी पाएंगे, एकदम तृप्तिदायक ज़िंदगी जी सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो श्री ए नागराज जी, जिनको हम बाबा जी भी कह रहे हैं, है ना, जिनका हमने चित्र देखा था ना वंदना में, उनकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसका अध्ययन किया जा सकता है और मानव अध्ययन विधि से तृप्ति पा सकता है। इससे पहले तक हमारी परंपरा में बात रही कि समाधि विधि से या कैवल्य या मोक्ष विधि से हम क्या पा सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। समाधि को पाना सबके बस की बात नहीं भाई, ये थोड़ी ध्यान देने की बात है। अभी तक क्या रहा, संसार जो है वो दुख है ना, और समाधि विधि से संसार से हम क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं।
तो अभी तक जितना भी परंपरा में अभी तक प्रयास हुआ है वो समाधि विधि से मुक्ति का प्रयास हुआ है। पहली बार ये प्रयास हो रहा है, या ये पहली बार बात बाबा जी कह रहे हैं कि अध्ययन विधि से तृप्ति को पाया जा सकता है। हम अध्ययन विधि से तृप्ति को पा सकते हैं। तो अध्ययन विधि से तृप्ति का प्रस्ताव है मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का अध्ययन। और मध्यस्थ दर्शन या सहअस्तित्ववाद, इसको लिख देते हैं ना, सहअस्तित्ववाद। अब मजेदार बात क्या है, जो वाद मतलब विचार है, वाद का मतलब होता है बातचीत और कुछ नहीं होता है। ऐसे शब्द सुने होंगे ना, वाद विवाद संवाद, है ना। तो ये इतना आसान, इतनी बढ़िया ये चीज़ है कि बाबा जी कह रहे हैं ये बातचीत विधि से होगा। अभी तक भी जो शिक्षा हो रही बच्चों के साथ वो बातचीत विधि से हो रही। एक जना बात करता है, दूसरे सुनते हैं, जैसे अभी आप सुन रहे हैं। बातचीत विधि से क्या संभव है? तृप्ति संभव है। किसकी तृप्ति संभव है? जीवन की तृप्ति संभव है। मानव परंपरा में तृप्ति की निरंतरता संभव है। ये संभव है। और मैंने आपको कहा 75 दिन, ये मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। हितेश भाई इस बात के प्रमाण है। अभी 18 सत्र हुए, हम लोग परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कल डिस्कस कर रहे थे। 18 सत्र मतलब 18 घंटे मैं बोली हूँ। परिचय शिविर में अगर 18 घंटे कोई बोले तो कितने दिन हुए? 3 ही दिन हुए ना केवल। कायदे से 3 दिन में हम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को अगर डिस्कस कर सकते हैं और हर एक सुनने वाले की आंख में चमक आ सकती है, इसका मतलब ये संभव है। तो मेरे हिसाब से 75 दिन मैंने बहुत बड़ी बात नहीं बोली है। अध्ययन विधि से तृप्ति संभव है। अब आपके पास विकल्प आता है कि क्या हम चुने, है ना। देखिए, समाधि विधि से मुक्ति, अध्ययन विधि से तृप्ति, और एक और है ना, जो हम शोषण विधि से जा रहे हैं, जिसको हम भौतिकवाद कह रहे हैं, और शोषण विधि से भुक्ति। भुक्ति मतलब होता है भोग। ये मैंने एक बढ़िया नाम इनका डिजाइन कर लिया, भुक्ति, मुक्ति और तृप्ति। भोग संभव है। भोग में तो सबको पता है निरंतर सुख नहीं है। देखिए, ये अच्छी बात है। भारत में इस बात को बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमको पहले से ही पता रहता है, कहीं ना कहीं हमने स्वीकारा रहता है कि यहाँ से तो भैया निरंतर सुख नहीं मिलेगा। हमको ये पकड़ना पड़ेगा कि मानव की मूल प्यास जो थी वो निरंतर सुख की थी। और जब निरंतर सुख का मार्ग नहीं समझ में आया, क्योंकि भुक्ति से या भोग से तो नहीं हुआ, है ना, तो फिर अपने पास ऑप्शन कुछ बचा नहीं। ये हुआ कि सब छोड़ो संसार से और निकलो यहाँ से, है ना। तो हम मुक्ति के मार्ग पर चले। लेकिन ये पहली बार मानव जाति के इतिहास में ये सुंदर घटना, सद घटना, अस्तित्व सहज प्रकटन घट गया कि अध्ययन विधि से तृप्ति का मार्ग। और इस तृप्ति के प्रस्ताव के अध्ययन, ये बातचीत के फलस्वरूप हम पहुँचेंगे निष्कर्षों तक। हम और आप यहाँ पर ऐसे ही हर संडे अगर मिलें, मैं ये प्रस्ताव रख रही हूँ कि अगर हम इसको एक अध्ययन केंद्र, संडे स्कूल, है ना, हमारा संडे स्कूल इसको बना लिया जाए। मेरी तो पूरी ज़िंदगी इसके लिए समर्पित है ही, मेरी मतलब हमारी, है ना, हमारे पूरे परिवार की इनफैक्ट, है ना। तो हम बातचीत पूर्वक निष्कर्षों को पाएं और निष्कर्षों के साथ जीने का स्वरूप कैसा हो। मतलब स्वर्ग में, अब स्वर्ग है तो वहाँ देवता होंगे, आदमी को देवता बनना पड़ेगा ना। तो यहाँ से निकलता है जीने का स्वरूप, है ना। आप अगर मुझे 2-3 घंटे किसी दिन सुनने के लिए मन बनाए और मैं आपको ये जीने का स्वरूप, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था आपको बता सकती हूँ। आप 3 घंटे 4 घंटे बैठिए हमारे साथ, बस ज़्यादा समय नहीं मांग रही हूँ, है ना। आपने पूरी ज़िंदगी लगाई है, 3-4 घंटे कोई बहुत समय थोड़ी है। ये जीने का स्वरूप निकल सकता है। जो वसुधैव कुटुंबकम की हम कामना किए थे ना, ये रहे। ये जो कामना थी, इसके लिए बाबा जी कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। ये मानव जाति में पहली बार ये सदघटना घट गई है, इसकी सूचना आप लोगों को देनी है ना। तो इसका कार्यक्रम है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। अभी जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये क्या है, तो एक तो ये कर सकती हूँ, कल का जो वीडियो है उसको मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, आप उसको सुनिएगा। और जो हमारी क्लासेस हो रही है उसको ऑनलाइन सुन लीजिए। और नहीं तो अगले सत्र में हम इसको पूरा आपको समझा सकते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा सुन के, ठीक है।
तो इस कामना से हमको यहाँ तक पहुँचना, इसी का दूसरा नाम है धरती, स्वर्ग और मानव देवता। आइए काकी आइए, धरती, स्वर्ग और मानव देवता, ठीक है। अब ये हम भाई धरती, स्वर्ग और मानव देवता, अभी तो धरती क्या दिखाई पड़ रही, घोर नरक। धरती तो नरक दिखाई पड़ रही है और आदमी राक्षस जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो आदमी राक्षस है और धरती जो है नरक बनी हुई है। यहाँ से हम शिफ्ट कैसे करेंगे, मुद्दा ये है भाई। आज तो ऐसा दिखता नहीं है, हम कैसे क्रमशः शिफ्ट होंगे। तो बाबा जी ने कहा देखो बेटा वो भी स्वरूप दिए जाता हूँ, है ना। तो उन्होंने हमको बताया कि ये कैसे होगा। तो उन्होंने कहा ये स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले होगा जीवन विद्या योजना, है ना। अभी हम लोग को ऐसे बोलते हैं जीवन विद्या वाला 6, जीवन विद्या वाला, है ना, जीवन विद्या वाले हैं ये लोग। अरे भाई इसको थोड़ा समझ लिया जाए। जीवन विद्या योजना, बाबा जी इसको बताए हैं कि ये सबसे फास्ट किस तरीके से हो सकता है ना। इसकी अपेक्षा है कि धरती स्वर्ग हो, हर व्यक्ति हमेशा न्यायपूर्वक जिए। कैसे जिएगा, तो कह रहे फास्टेस्ट रूट, जब आपका गूगल वो लगा देते ना यू आर ऑन द फास्टेस्ट रूट, उसका फास्टेस्ट रूट उन्होंने बताया, मैं यहाँ लिख देती हूँ इनफैक्ट, है ना। फास्टेस्ट रूट, वी आर ऑन द फास्टेस्ट रूट, जीवन विद्या योजना। दूसरा है चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना, चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना। तो कह रहे तरीका यही है। अच्छा, ये दोनों मूलतः एक ही चीज़ हैं। जीवन विद्या से होगा क्या, जीवन विद्या मतलब जब हम डिस्कशन करेंगे अस्तित्व में, जो अनुसंधान बाबा जी ने किया, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, कुल मिला के 3 चीज़ें समझनी है। और ये कैसे होगा, इसका डिज़ाइन समझना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इसीलिए तो 75 डेज कहा मैंने। तो जीवन विद्या योजना मतलब अब भाई एक व्यक्ति को कुछ समझ में आया, जैसे मान लो ये अपने बाबा जी को थोड़ा अच्छा से बना देते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे, ये रहे अपने गुरु, ठीक है, ये ठीक है, ये बाबा जी। अब बाबा जी से ऐसे बाबा जी ने कुछ लोगों को तैयार किया, है ना। बाबा जी के माध्यम से मुझे लगता है करीब मोटा मोटा देखें तो मुझे लगता है 40 से 50 लोगों को बाबा जी ने काफ़ी अच्छे से तैयार किया, है ना, या धीरे धीरे उस क्रम में हैं वो लोग भी, है ना। 40-50 लोगों ने कई सारे लोगों तक इस प्रस्ताव को बताया। मतलब उन्होंने बताना शुरू किया भैया ये ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है, अध्ययन से तृप्ति हो सकती है, जीवन विद्या कुछ है, इस तरीके की बातचीत चलती रही। ये एक लंबी जगह तक सबसे पहले ये लेवल पे क्या हुआ, सूचना प्रसारण हुआ। इसमें से कुछ लोगों ने ठीक से अध्ययन किया, कुछ लोगों ने ठीक से अध्ययन नहीं किया, कुछ लोग केवल सूचना प्रसारण का काम करने निकल पड़े, क्योंकि ये भी तो जरूरी था, ना बताते तो सही लोग अध्ययन कैसे करते, है ना। तो मुझे लगता है कि सबसे प्रथम कृतज्ञता बाबा जी को, उसके बाद कुछ लोगों ने समझा और सूचना प्रसारण के काम में लगे। इसी क्रम में कुछ लोगों तक जहाँ जहाँ सूचना आती रही, उनमें से कुछ लोग छंट के अध्ययन के लिए लगते रहे। इसी में से जैसे मान लो इतने कई लोगों में गए, इसमें से इतने सारे लोग जो हैं अध्ययन के लिए तैयार हो गए, अध्ययन के लिए मन बनाए। अध्ययन के लिए मन बनाने के फलस्वरूप क्या हुआ, इनको ये समझ में आ गया कि करना क्या है आखिरकार, ये है क्या चीज़। तो ऐसे कुछ लोग तैयार हो गए हैं, है ना। हम लोग अभी बहुत शुरुआती क्रम में, आज ही आपसे कल ही बात हुई थी ना कि हम बहुत शुरुआती क्रम में, हमको बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। भैया ने पूछा मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या के बारे में, मैंने कहा पहली बार केवल जन संवाद के मंच पर हमने 169 एपिसोड्स में उसको पहली बार चर्चा को रिकॉर्ड किया है। अभी तक ज़्यादा उस पर चर्चा ही नहीं हुई है। अध्ययन सत्र भी हुए ना, तो उसमें वो वाली किताब की चर्चा नहीं हुई है। और आपको एक सूचना देना चाहूँगी, प्रकाशित वाङ्मय जो है ना 14 किताबें, वो मात्र 50% है। अभी अप्रकाशित वाङ्मय पर भी अध्ययन होना शेष है, जिसपे हम लोग सुबह में चार्ट्स के ऊपर चर्चा मैंने शुरू किया है। कितने चार्ट्स हैं, तो भैया 800 चार्ट्स हैं, जिसमें से अभी तक हुए कितने हैं, 40-50 चार्ट्स हुए हैं। एक लंबी दूरी अभी भी शेष है ना। तो काम अभी शेष है, अभी हमको करना है, उस चीज़ का पूरा निचोड़ एक एक व्यक्ति में स्थापित होना चल रहा है, मतलब वो। और अस्तित्व सहज विधि से मैं ये देख पा रही हूँ कि अपने आप चीज़ें, घटनाएं भी ऐसी घट रही हैं। जैसे इसी केंद्र का स्थापना, इसको मैंने नहीं पूरी तरीके से कल्पना किया था, ये अस्तित्व में कल्पना होकर के
ऐसा लगता है प्रकट हुआ है, उसमें हमारी एक भागीदारी, मैं इसको ऐसा देखती हूँ। तो इस क्रम में ऐसे लोग चले और उसके बाद ये कुछ लोग तैयार हो गए, है ना। धीरे धीरे इसमें से कई सारे लोग, मुझे लगता है करीब देश में 120 से 150 लोग ऐसे हैं जो इस अध्ययन की काफ़ी गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, जितना समझ में आए, जैसे समझ में आए, लगे पड़े हैं। लेकिन ऐसे लोग आपको देखने मिल जाएंगे पूरे देश भर में। और ये लोग अब बहुत तेज़ी से सूचना प्रसारण और साथ में अध्ययन का एक काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, जीवन विद्या योजना है, चाहे चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना है, ये दोनों कार्यक्रम मूलतः कार्यक्रम है अध्ययन के, इसको पकड़ा जाए। ये सूचना प्रसारण का कार्यक्रम नहीं है। सूचना प्रसारण जिसको हम बोलते हैं जीवन विद्या परिचय शिविर, परिचय शिविर बराबर सूचना प्रसारण, इसको समझा जाए, है ना। अब मैं धीरे धीरे अपने मीटिंग के एजेंडा पे आ रही हूँ। तो परिचय शिविर बराबर सूचना का प्रसारण। क्या चीज़ की सूचना? कि भैया अध्ययन से तृप्ति का मार्ग आ गया है, अध्ययन से तृप्ति का मार्ग आ गया है। मेरा हाथ है ना स्टॉप वाली मुद्रा में चला जाता है कई बार, ये आई मुझे नहीं पकड़ रहा भाई, हाँ आ गया, ठीक है। तो परिचय शिविर का मतलब है कि क्या बात की सूचना, जैसे वो आपने देखे होंगे ना माइक लेके, है ना, आइए सेल सेल सेल, है ना, 10 रुपये में नहीं 300 में 2 साड़ी, है ना, आपने सुना ऐसे, ये वैसा काम है सूचना प्रसारण कि भैया अध्ययन से तृप्ति का मार्ग आ गया है मानव जाति में। तो परिचय शिविर अपने आप में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमने परिचय शिविर कर लिया है, हमने 50 कर लिए हैं परिचय शिविर, 5 कर लिए, 2 कर लिए, 1 कर लिए, इससे आपको कुछ भी नहीं समझ में आया एक्चुअली। केवल आपको इतना समझ में आ गया कि एक कोई बढ़िया चीज़ आ गई है, इतना ही समझ में आया। तो परिचय शिविर बराबर सूचना प्रसारण। ये सूचना प्रसारण का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, अब मैं ये बात बताती हूँ, ठीक है ना। ये इससे आपको कुछ नहीं समझ में, लेकिन क्या होता है इससे, अभी जो सूचना प्रसारण के कार्यक्रम से क्या होता है, कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, हमेशा कुछ लोग तैयार होते हैं, कुछ लोग मन बना लेते हैं, मन बनाते हैं। अब जब मन बनाते हैं तब यहाँ पर पहला कार्यक्रम होता है जिसको हम कह रहे हैं जीवन विद्या योजना। तो जीवन विद्या का मतलब है, चूंकि अब हम लोग बच्चों के स्कूल जाके तो बता नहीं रहे कि अध्ययन से तृप्ति आ गई है, हम लोग जा रहे हैं समाज में। तो समाज में जब हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और ये इस बात को रखते हैं, कुछ लोगों को बात स्वीकार हो जाती है। जैसे हम लोग भैया जिस शिविर में बैठे होंगे, ना जाने कितने लोग बैठे होंगे, मगर हम में से कुछ हमारे आप जैसे लोगों ने कहा ये बढ़िया बात है, इसको पकड़ लेते हैं, इसमें और क्या है और क्या है। तो इसमें कुछ लोग मन बनाते हैं, कुछ लोग मन बनाने का मतलब होता है जिज्ञासु हो जाते हैं। अब ये जो जिज्ञासु और जीवन विद्या मतलब ये जो अध्ययन है ना, तो अब ये जो जीवन विद्या प्लस जिज्ञासु ये मिले तो अध्ययन भी है ना अकेले में बनता नहीं अच्छे से। अध्ययन के लिए भी लोग चाहिए, अपने को एक वातावरण चाहिए, एक समझाने वाला चाहिए, एक दिशा देने वाला चाहिए, है ना। एक नहीं मतलब ऐसे कई लगाइए, मैं एक बोल रही हूँ मतलब ऐसे आशय से बोल रही हूँ कि ऐसे लोग चाहिए आपको, अन्यथा अध्ययन नहीं होगा, अन्यथा हम भटक जाएंगे, है ना। तो अध्ययन के लिए यहाँ पर ये बात बनने लगती है। यहाँ पर कुछ समय अध्ययन के लिए लगाने पर ये साथ में जब कुछ लोग साथ में आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समझे हुए लोग तैयार हो जाते हैं, समझे हुए लोग तैयार हो जाते हैं। और ये जो समझे हुए लोग तैयार हो जाते हैं इसका नाम है जनबल। ये है जनबल। बाबा जी इसको कहते हैं मानव में पुत्रेषणा है, पुत्रेषणा या जनबल। कई सारे लोग जिसको बोलते हैं ऐसे ऐसे हैं तो ये उतना मजबूत नहीं है, लेकिन ऐसे मुट्ठी बने तो इसमें ताकत है, ये है जनबल तैयार होता है। अब ये जो जनबल है ये क्या करता है, इसको विधिवत शिक्षा कार्यक्रम में, चाहे सूचना प्रसारण के कार्यक्रम में भागीदारी करता है, चाहे अध्ययन करवाने में भागीदारी करता है, या मूलतः मैं जितना इसको देख पा रही हूँ ये शिक्षा में इसको संप्रेषित कर पाते हैं, शिक्षा से संप्रेषित करते हैं सीधा। और ये करते नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बन जाता है डिज़ाइन, अस्तित्व का ये डिज़ाइन है। तो ये जो समझे हुए लोग तैयार हो जाते हैं यही क्या बन जाते हैं आगे जाकर के शिक्षक।
हम सब शिक्षक बन जाते हैं धीरे धीरे। जो सत्य को हम समझे हैं उसको दूसरे को भी बोध करा देते हैं, समझा देते हैं, सिखा देते हैं। ठीक है, तो इस विधि से क्या होता है, ये पहुंचता है शिक्षण संस्थानों में, और शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का स्वरूप बदलने लग जाता है। अब यहाँ से क्या है, डायरेक्ट अभी अध्ययन के लिए जब बुलाते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है कि हम किसी का कुछ काम है, टाइम नहीं सेट हो रहा है वगैरह वगैरह, यहाँ बड़ी दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बच्चे रेगुलर टाइम से आते हैं। वो तो अभी इसीलिए बैठे ना क्योंकि उनको तो अध्ययन करना है, उनको तो सही करना है, उनको तो तैयारी करनी है आगे आने वाले समय की। तो ये गति कहाँ से पकड़ता है, यहाँ से गति पकड़ता है मेरे हिसाब से, मेरे देखे। यहाँ ये जो काम है ना, सर्वाधिक कठिन काम है ये, सर्वाधिक कठिन। जो हमारे अग्रज हैं, जो हमारे बड़े भाई बहन हैं, जिन लोगों ने ये काम किया हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। बहुत बड़ा काम किया भाई, शिविरों को अरेंज कराना, शिविर में लोग आते नहीं हैं। अभी तो खैर बहुत अच्छा हो गया, उस एक जनबल बन गया ना उसके लिए भी। पहले तो बड़ी हालतें ख़राब होती थी, है ना, लेकिन लोगों ने इसको चालू किया, दम लगाया, करते करते सूचना प्रसारण का कार्यक्रम अच्छे से किया उन्होंने। कुछ लोगों ने अध्ययन का मन बनाया, मन लगा के लोगों ने अध्ययन भी किया है ना। और इस प्रकार के काफ़ी सारे जिज्ञासुओं की भी अब संख्या बढ़ती जा रही है। साथ में ये कार्यक्रम लगातार चल ही रहा है ना, और समझे हुए लोग भी धीरे धीरे मैं देख पा रही हूँ जगह जगह तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत दूर दूर हैं। देखिए इसका और थोड़ा सा देखते हैं तो पता चला एक व्यक्ति तैयार हो गया कच्छ में, एक व्यक्ति तैयार हो गया देहरादून में, एक व्यक्ति कहीं तैयार हो गया कानपुर में, एक व्यक्ति तैयार हो गया कहीं हैदराबाद में, है ना, एक व्यक्ति कहीं तैयार हो गया इधर कौन सा है अपना बंगाल, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, कलकत्ता में, इधर इतनी दूर अमेरिका में, कनाडा में, है ना, और इधर और कुछ लगा दीजिए कहीं पर भी, है ना, दूसरा कोई कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया लगा दें, लीजिए ऑस्ट्रेलिया, गोल है ना, गोल ऐसा, मुंबई, ठीक है। हाँ, मतलब मैं ये कहना, मैं दिखाना चाह रही हूँ कि इस धरती में कैसे उदय हो रही है इस व्यवस्था को, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमको लगता है काम बहुत कम हो रहा है, हमको अस्तित्व सहज प्रगटन को देखना पड़ेगा, है ना। तो अस्तित्व सहज विधि से क्या हो रहा है, लोग कोई लोग जैसे कच्छ में, अब कच्छ से काफ़ी दूर पता चला कोई मुंद्रा में तैयार हो गया, कोई तैयार हो गया गांधीधाम में, है ना। अब आप अपनी कल्पना को दौड़ा लीजिए, है ना। अब ये दोनों 50-50 किलोमीटर दूर बैठे हैं, कोई पता चला बचाव में तैयार हो गया, ये भी 50 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं ना। इस विधि से, अस्तित्व सहज विधि से ये ऐसा तैयार हो रहा है। ये समस्या नहीं है, एक्चुअली मुझे ये समाधान दिखता है। जानते हैं कैसे? क्योंकि अब ये जो लोग हैं, पहले अच्छी बात क्या है, इन सबका कनेक्शन जूम, गूगल मीट, है ना, दुनिया भर के अन्य तरीक़ों से हो ही सकता है ना। ये देखिए हम सब आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं ही, देख पा रहे हैं आप, हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। ये हमारे दूर श्रवण दूरदर्शन की महिमा है, हमको एक्चुअली कहीं जाना नहीं है, ये इसकी महिमा है। यदि हम इसकी महिमा को पहचानते हैं और अस्तित्व सहज विधि से इस प्रगटन को पहचानते हैं, हमको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। अब धीरे धीरे, अब यही एक कारण रहा। आप में से जो लोग जानते हैं तो बढ़िया, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। मैं जन संवाद करके एक सुबह में एक प्रोग्राम चलाती हूँ जिसमें हम मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में पुस्तकों के अध्ययन को कर रहे हैं साथ में मिल करके। प्रतिदिन 70 लोग उसमें जुड़ते हैं, है ना, हर जगह से जुड़ते हैं, और बाद में उसको कम से कम 150 से 200 लोग सुनते हैं। कोई कनाडा में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, ऐसे लोग सुन रहे हैं, कोई अफ्रीका में बैठे हुए भी सुन रहे हैं। एक मंजू बहन करके हैं, वो कभी अफ्रीका रहती हैं, कभी इस समय यूएस में हैं, उनके मैसेज आते रहते हैं, तो मुझे पता चलता रहता है कि अब उन्होंने ज़ाम्बिया से सुना, अब उन्होंने कहीं अभी कहाँ है पता नहीं, कैलिफोर्निया से सुना, ऐसा। तो एक मुझे ऐसा लगा कि इस काम को करने की ज़रूरत है। इससे अलग अलग जगहों पर लोगों में क्या आ गया, निष्कर्ष आ गए। धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोगों को निष्कर्ष आ रहा है। अध्ययन एक चीज़ है, निष्कर्ष दूसरी बात है। अध्ययन करने के बाद जो है हम निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। यदि हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हमको निष्कर्ष नहीं मिलेगा। निचोड़ आना चाहिए ना, करना क्या है, क्यों करना है, इसको हम
क्या बात है इसमें, क्या नई बात है ना, ये सारे बहुत सारे प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो अध्ययन के साथ धीरे धीरे मुझे लगता है अस्तित्व सहज विधि से निष्कर्ष आ रहे हैं। और अगर हम देखें तो अब ये जैसे एक व्यक्ति कच्छ में तैयार हो गया है ना, कच्छ में मान लीजिए मैं भुज में तैयार हो गई, मैं उदाहरण ले रही हूँ है ना, जैसे मुंद्रा में मान लीजिए नीलम भाभी तैयार हो गए है ना, यहाँ पर गांधीधाम में हम लगा लेते हैं, चलिए सुमन भाभी तैयार हो गए। अब क्या हो रहा है, आप देखिए अस्तित्व सहज कैसे हो रहा है। ये जितने लोगों से जुड़े हैं ना, ये उनको वहाँ से बुलाते रहते हैं। मैं जिनसे जुड़ी हूँ मैं वहाँ पर बुलाती रहती हूँ है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं जुड़ी थी कुकमा से है ना, तो कुकमा में मनोज भाई को लगा कि ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, तो उन्होंने बुला लिया और हम यहाँ पर कार्यक्रम को शुरू कर दिए। कुकमा की अपनी एक पहचान रही है मनोज भाई की है ना। ये अगर मैं शुरू करती तो शायद इतनी जल्दी इतने सारे लोग नहीं इसमें एडमिशन लेते। चूँकि मनोज भाई ने जो काम करके रखा था, उनकी जो एक गुडविल थी, उसके कारण से लोगों को लगा यहाँ कुछ हो रहा है, अच्छा ही होगा। उनको कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर क्या इतनी अच्छी चीज़ पढ़ाने वाले हैं। बच्चों को कुछ आइडिया थोड़ी था कि ये सब पढ़ाने लग जाएंगे, लेकिन एडमिशन हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बोया है उसको हम सब मिल करके काट रहे हैं। तो इस विधि से हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ बोया हुआ है। तो हम सब यदि एक होते हैं तो पूरा कच्छ जो है ना, यहाँ पर हम स्वर्ग स्थापित कर सकते हैं। और कच्छ अकेले तो है नहीं, हर कच्छ का आदमी कहीं अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है, अहमदाबाद का कोई कच्छ से जुड़ा हुआ। इस तरीके से हम सब एक्चुअली जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात है, लोकली जुड़ करके हम काम करें। अरे वाह भाई, ये क्या उल्टा हो गया, पूरा गोल गोल घूम गया। दूर श्रवण दूर गमन, उसमें ये दूरगमन दूर श्रवण के साथ दूरदर्शन। अच्छा, ये हमारा वाला जो दूरदर्शन दूर श्रवण है, उसमें दूरगमन की भी सुविधा है। ये ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे रोटेट कर गया। ठीक है, चलिए। तो आप देखेंगे ना, तो अस्तित्व सहज विधि से प्रकटन हो रहा है और हमारा जन बल जो है हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जन बल, समझे हुए लोगों की संख्या, समझे हुए लोगों की संख्या कैसे बढ़ती है? संवाद विधि से। कैसे? संवाद, लोगों के साथ संवाद, संवाद पूर्वक निष्कर्ष। और मैंने आपको कितने दिन का समय मांगा है? 75 डेज। इतना समय नहीं लगा सकते क्या? कम से कम एक संडे से शुरुआत कर सकते। देखिए हमको कहाँ से निकलना है, उस समस्या को भी देख लीजिए पुनः एक बार। यहाँ से निकलना है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है। इतने बढ़िया से बढ़िया साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स ये नहीं बोल सकते कि हम आपको अकेलापन से मुक्ति दिला सकते हैं। तृप्ति की तो आप बात छोड़ दीजिए, है ना। और परिवार में जो संबंधों में नहीं जी पा रहे हैं, ये जो समुदायों में होड़ है, राष्ट्रों में युद्ध है, धरती में ताप है, और तो और ये सब तो समा गया किसमें? जो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करें, मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ। मैं मतलब पूरी मानव जाति में जो कामना है, उसके लिए कार्यक्रम बाबा जी ने दिया, उनके माध्यम में हम उसी रास्ते में कहीं पढ़ते हैं। इतना बड़ा चीज़ के लिए आवाहन है, ये छोटा मोटा आवाहन नहीं। हम सब क्या बोलते हैं, वी विल बी लाइक इतिहास मानव होंगे हम लोग, है ना। जब मानव जाति का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो हम लोगों का नाम कहीं आएगा कि कच्छ में किन लोगों ने काम किया। सच में, हाँ, मानव जाति। अभी तो अमानवीयता का इतिहास है ना, अभी अमानव का इतिहास है बाबा जी के हिसाब से। युद्ध जो है वो अमानव का कार्यक्रम है ना, मानव का इतिहास तो अभी तक आया ही नहीं है। युद्ध कौन करते हैं? अच्छा, मानव करेगा कि जानवर जैसी बात हो गई ना। ये तो जानवर झगड़ा करते हैं, जानवरों को अपना आहार सुलटाना हो तो झगड़ा करते हैं, उनके मेट के लिए झगड़ा करते हैं। वो युद्ध विधि से सारे अपने मैटर सुलझाते हैं। हम भी उसी विधि से सुलझा रहे हैं अभी। समाधान कोई वस्तु है, हमको पकड़ में नहीं आया है। न्याय अपने में कोई वस्तु है, ये पकड़ में नहीं आया है। अन्याय घटने के बाद न्याय की गुहार लगाते हैं हम, है ना। तो मैं ये बात कह रही हूँ कि ये इतना बड़ा प्रॉमिस है, और इस प्रॉमिस के लिए आपकी ज़िंदगी के सबसे कम टाइम मांग रही हूँ, जितना भी आपने अभी तक एजुकेशन लिया है। मैं मांग रही हूँ मतलब बाबा जी की, है ना। इसको मुझे लगता है और अच्छे तरीके से बहुत सारे लोग, अब मुझे लगता है मैं धीरे धीरे जितना देख पाती हूँ, बहुत अच्छे से लोग इसको रखने लग गए हैं, है ना। तो हाँ जी, न्याय घटने के बाद न्याय की गुहार लगाते हैं।
क्या होना चाहिए? न्याय सर्व सुलभ होना चाहिए। न्याय का मतलब ही है, न्याय का मतलब क्या है उसको हमको पकड़ना चाहिए। न्याय का मतलब है सर्व सुलभता। न्याय बराबर सर्व सुलभता। किसकी सर्व सुलभता? वस्तु और सेवाओं की। देखिए हमारे स्टूडेंट्स को याद हो गया है, वस्तु और सेवाओं की। सेवाओं के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हर मानव को सबसे बढ़िया उपलब्ध होना चाहिए। और वस्तु के रूप में उत्पादन कार्य, विनिमय कोष आदि, इसको हम कह रहे हैं तब न्याय सुरक्षा हुआ। इसको न्याय सुरक्षा कह रहे हैं बाबा जी। यदि ये नहीं है, है ना, जिसको हमने उत्पादन विनिमय यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब वस्तुओं का हम उत्पादन करें और उसके बाद विनिमय करें, यदि ये हुआ तो न्याय सुरक्षा हुआ, नहीं तो न्याय सुरक्षा नहीं हुआ। यदि ये नहीं है, वस्तु और सेवाओं की सर्व सुलभता नहीं है, तो अन्याय घटता ही रहेगा। शिक्षा विधि से यदि संस्कार को उपलब्ध नहीं हुए, मतलब सार्वभौमिक सत्यों की सही सटीक यथार्थ समझ को उपलब्ध नहीं हुआ बालक, तो क्राइम होते रहेंगे। अन्याय के बाद क्यों हितेश भैया, आपने तो बहुत बढ़िया कहा था, आपने हाथ तोड़ दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है अभी। ये है, यही वो एक्चुअली बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल था। एक बार अन्याय घट गया तो फिर आप क्रोध में चले ही जाओगे, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अन्याय घटना ही नहीं चाहिए, उसके लिए कार्यक्रम है ये। इसको हम कह रहे हैं बाबा जी, इसको कह रहे हैं न्याय सुरक्षा। अभी हमारा क्या है, स्वास्थ्य का भी यही डिज़ाइन है। रोग हो गया तब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है। स्वास्थ्य के दो हिस्से हैं, एक तो शरीर का स्वास्थ्य, दूसरा मन स्वस्थता। ये हमारे स्टूडेंट्स देखिए रेडी हैं 18 सत्रों में। मन स्वस्थता, मानसिक स्वास्थ्य। मन स्वस्थता का मतलब है भेदभाव मुक्त मानसिकता, और भेदभाव मुक्त मानसिकता आती है अध्ययन से। समुदाय चेतना, सत्तावादी मानसिकता, व्यक्तिवादी मानसिकता से मुक्त होना पड़ेगा। अध्ययन विधि के अलावा कोई तरीका नहीं है। हैवी वर्ड लग रहा है कि समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? क्या बात है भाई, ठीक है। तो ये है न्याय सुरक्षा। ठीक, तो अब मैं थोड़ी सी और बात रखती हूँ प्रस्ताव रूप में, जो हमारा एजेंडा भी था, है ना। मेरा ऐसा प्रस्ताव है, मेरा में मतलब मेरा नहीं, हमारा ऐसा प्रस्ताव है, इसमें कई लोग शामिल हैं। हाँ, आप नहीं, आप में से कुछ लोग अभी ऐसी हैं जहाँ जो प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, है ना। किनका प्रस्ताव है वो भी बताएं, और किनको स्वीकार है वो भी बताएं, ताकि हम सब एक मत हो जाएं। एक मत हो जाएंगे तो सभी का हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऐसा कहना है, मेरा मतलब जैसे मैं, जनक, नीलम भाभी, है ना, हम लोग तो 2-4 लोगों ने इसके बारे में सोचा है, और आप सभी के सामने इस बात को रख रहे हैं कि ये जो जगह है, अपने को ये जगह उपलब्ध हो गई है, बढ़िया डिजिटल बोर्ड उपलब्ध हो गया है, अपने पास बाकी और सामान है ही है। अगली बार हम माइक भी ले आएंगे, हमारे पास रखा है, क्योंकि हम इससे पहले भी एजुकेशन का ही काम कर रहे थे, हमारे पास सब व्यवस्था है। अगली बार भी हम माइक वगैरह सब सेटअप ले आएंगे। आज भूल गए एक्चुअली, ले ही आते वरना। तो अगर आप चाहें तो यही जगह प्रत्येक रविवार अध्ययन केंद्र हो सकता है, और हम सब एक परिवार समूह के रूप में धीरे धीरे अस्तित्व सहज विधि से प्रकट हो सकते हैं। और ये धीरे धीरे क्लस्टर जो है ना, क्लोज क्लस्टर होते चला जाएगा। क्लोज क्लस्टर कैसे होगा, ये समझ में आ रहा है ना हितेश भाई? ये बात पकड़ में आ रही है आपको? ये कैसे होगा, जैसे देखिए, आप देखेंगे ना, अभी हम भुज से कुकमा आते हैं ना, तो उसके बीच में 4 लोगों के घर पड़ने लगे हैं, और भुज के बाजू में ही अभी जैसे हम वहाँ अपने घर से निकले तो बसंत काका का, फिर एक दिगना बहन, अभी आए नहीं दिगना बहन, हाँ आने वाले थे ना, लेकिन दिगना बहन, उसके बाद जनक उच्चाट भाई, और फिर विरम काका। 4 घर पड़ने लग गए। विरम काका की बेटी ये बैठी हुई हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो आप देख रहे हैं भुज से कुकमा के बीच की दूरी घटती जा रही है समझ के कार्यक्रम के रूप में, है ना। ये जो दूरी कैसे घटेगी, मानव के बीच में दूरी मानसिकता की दूरी है मूलतः, तो ये दूरी घटती जा रही है। अब ये 4 के बीच में यहाँ पर एक दक्षा बहन करके और हैं,
है ना। अभी आप देखेंगे कुकमा से, अब हम मान लो भुज से और भुज से बचाव के बीच में देखेंगे तो आप पाओगे ना कि पूरी मानव जाति ऐसे एक हो सकती है, क्योंकि एक कहाँ होना है, मानसिकता में, विचार में, सर्वतोमुखी समाधान में हम एक होंगे। कुछ शब्द हैवी लग रहे हैं, अगली बार सुनेंगे तो आपको सब सरल हो जाएगा, मुझे उसको बोलने के लिए समय चाहिए। हाँ, उत्पादन और विनिमय खोल के बताएंगे तो सब लोग को समझ में आएगा। अगली बार हम विस्तार से कर ही सकते हैं। अभी जो मानव जाति है ना, उत्पादन कर रही है लाभ के लिए। हमको एक्चुअली उत्पादन किस लिए करना है? देखिए, जब मानव इस धरती पर आए, थोड़ा मैं बोल देती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। जब मानव धरती पर आया तो यहाँ पर पदार्थ, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, ये तीनों बढ़िया आपस में काम कर रही थी। शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी था और शुद्ध आहार था कि नहीं था? मानव को केवल क्या करना था? मानव का एक काम था, श्रम का नियोजन। मानव के पास क्या काम था? यहाँ पर ना रुपया ना पैसा, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री में उपलब्ध था ना, बढ़िया से। हाँ, नहीं, विनिमय को भी हम समझते हैं, एक मिनट, है ना। तो मानव का काम क्या था? श्रम का नियोजन। जैसे उसने बांस को पहचाना, बांस से उसने डलिया बना ली, बास्केट बना लिया, है ना। अब जैसे हमने पालक को पहचाना, पालक की सब्जी बना ली, है ना। तो इस तरीके से मानव के पास यदि आप देखोगे ना, तो उसकी जो आवश्यकता है, आवश्यकता किसकी है? आहार, आवास, अलंकार, रोटी, कपड़ा, मकान और दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन। हाँ, आहार, आवास, अलंकार, दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन। बस कुल मिला के ये 6 आवश्यकताएं हैं। इन 6 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? इस धरती से। अभी तक हम लोग जो कुछ भी बनाए, कुछ भी चांद से जाकर के रॉ मटेरियल तो लेके नहीं आए, सब कुछ इसी धरती पर उपलब्ध है। इसका मतलब है आदमी मूलतः क्या करता है? श्रम का नियोजन। मानव के पास कल्पना रही बहुत लंबे समय से वसुधैव कुटुंबकम की। धरती क्या है? हमारा परिवार। अभी धरती अगर परिवार है तो परिवार में काका हम कैसे खाते हैं? मिल बांट के खाते हैं कि शोषण करके खाते हैं? तो हमारे पास कामना तो रही, हम बोलते तो रहे वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन कार्यक्रम हमारे पास नहीं निकला। तो मिल बांट करके आदमी ने नहीं खाया। आदमी ने इसमें बीच में क्या कर दिया? आदमी ने ये जो उत्पादन किया, इसको क्या किया? उसने लाभ के साथ जोड़ दिया, लाभ के साथ जोड़ दिया। और यहाँ पर हो गई गड़बड़। यहाँ से आ गया व्यवसाय के स्थान पर व्यापार, व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कहा परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था विधि से आपको समझाएंगे। तो इसको बाबा जी कह रहे हैं मानव जो है मिलजुल कर उत्पादन करे और मिलजुल कर खाए। मिलजुल कर के खाने का एक डिज़ाइन है, पूरा इकोनॉमिक्स है उसका, जिसका नाम है आवर्तनशील अर्थशास्त्र, जिसको जो हम यहाँ पर डीवोक कोर्स कर रहे हैं उसमें पूरा सब्जेक्ट लगा दिया, पूरा सब्जेक्ट बदल दिया है। तो मिलजुल कर के उत्पादन, है ना, मिलजुल कर उत्पादन। अच्छा चलिए, आपको अगर सुनना है तो हम सुना भी सकते हैं, आपको 10 मिनट में सुना देंगे। मिलजुल कर उत्पादन और मिलजुल कर उसको खाना, मतलब विनिमय। ठीक है, देखिए कल ही मैंने पढ़ा है ये चीज़, है ना। तो मैंने ऐसा कहा, मैं कल बच्चों के लेवल से समझा रही थी, आज भी वैसे बच्चों के लेवल से ही समझाऊंगी। तो यदि ज्ञान होता है ना, ज्ञान के फलस्वरूप, जिसको हम कह रहे हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा के फलस्वरूप एक मानव संतान का खड़ा होना, स्वायत्त मानव, ज्ञान या फिर चेतना विकास मूल्य शिक्षा, इसके फलस्वरूप बाबा जी कह रहे हैं एक स्वायत्त मानव हो। अभी हम लोग कैसे इंडिपेंडेंट हो गया बच्चा, आजीविका कमाने लायक। बाबा जी कह रहे हैं आजीविका कमाना मात्र एक भाग है। हमको बच्चे कैसे चाहिए? जिनमें स्वयं में विश्वास हो, और स्वयं में विश्वास का मतलब है सहअस्तित्व में विश्वास, मतलब चारों अवस्थाएं निरंतर रहेंगी, उसकी वर्तमानता में विश्वास।
मैं धरती को बनाए रखूँगा, ऐसा नहीं कि धरती को भोग करके और यहाँ से अपना सब सामान उठा करके चला जाऊँगा मंगल पे। आपने इलॉन मस्क का नाम सुना है ना, जिनके वर्टिकल ट्रक्स जा रहे हैं, मंगल पे जाएंगे, उधर बनाएंगे। किस तरीके की मूर्खता है। यहाँ जब सब कुछ उपलब्ध है उसमें नहीं जिएंगे, वहाँ जा कर के खोदेंगे गड्ढा। तो स्वयं में विश्वास है ना, हीनता की पराकाष्ठा है उस व्यक्ति में, है ना। तो स्वयं में विश्वास हो, मतलब स्वयं में विश्वास मतलब मानव जाति मिलजुल कर रह सकती है, इसमें विश्वास। स्वयं का मतलब अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है कि मैं सबसे आगे, आई एम दी बेस्ट, आई एम दी ग्रेटेस्ट, इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। स्वयं में विश्वास का मतलब मानव जाति के होने रहने में विश्वास, सहअस्तित्व में विश्वास। वो बच्चा ऐसा है जो सबके साथ मिलजुल करके जीना जानता है, जिसको संबंध का निर्वाह करना आता है, जो सबके साथ अपनेपन के साथ प्रस्तुत हो सकता है। ये बाबा जी प्रॉमिस कर रहे हैं कि यदि ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा हम बच्चों को देते हैं तो ये होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है। तो ये मानव जाति में विश्वास मतलब सबके साथ अपनत्व पूर्वक जीने में विश्वास, ऐसा वो करने में सक्षम होता है। स्वयं में विश्वास, इसके बाद श्रेष्ठता का सम्मान, श्रेष्ठता का सम्मान। अभी जिसको हम श्रेष्ठता मानते हैं उसको रूप, पद, धन, बल के आधार पर, कौन कितना सुंदर दिख रहा है, किसने कितना अच्छा कपड़ा पहना है, कौन कितना पद पे है, वो IAS हैं, या फिर ऐसे हम पदों को बोलते हैं ना, अभी जो चलताऊ रूप से जिसको हम पद कह रहे हैं, पद धन के आधार पर, अंबानी है भाई, है ना, अडानी है, या फिर कोई भी बड़ा आदमी भाई, करोड़पति लोग हैं, है ना। अभी हम ऐसी बातचीत करते हैं, जब हम ऐसी बातचीत करते हैं तो हमारे बच्चे सुन रहे होते हैं वो, और उनको पता चलता है कि हमारे मानसिकता में कहीं ना कहीं धन प्रतिष्ठित है। और हम जब ऐसी बातें करते हैं, क्या ऊंची बिल्डिंग, क्या बढ़िया गाड़ी है, बच्चे के मन में भी हम धन की प्रतिष्ठा को आरोपित कर देते हैं। तो स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान। तो श्रेष्ठता मतलब समाधान को प्रस्तुत करने वाला। अभी मैं बहुत छोटी सी स्तर पे बोल रही हूँ, पर श्रेष्ठता मतलब मानव, देव मानव, दिव्य मानव है। फिलहाल इसको ऐसे समझते हैं, समाधान प्रस्तुत करने योग्य। अभी समाधान क्या, ये भी सुनने के लिए आपको अगली क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आज एक ही बात ले सकते हैं। स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान मतलब बुद्धि प्रतिष्ठित हो, बुद्धि प्रतिष्ठित हो। और बुद्धि में क्या प्रतिष्ठित हो, बोध प्रतिष्ठित हो। ऐसी बुद्धि जिसमें बोध हुआ है, किसका, सत्य का बोध हुआ है। सत्य का बोध हुआ है, क्या हुआ, और हाँ जी, तो सत्य बोध हुआ है, ऐसी बुद्धि की प्रतिष्ठा हमको समाज में करनी है। अभी समाज में क्या प्रतिष्ठित है, रूप, पद, धन, बल आदि, हमारे बच्चे उसी में चले जा रहे हैं, है ना। तो समाधान प्रस्तुत करने योग्य, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। प्रतिभा मतलब समझदारी, और व्यक्तित्व मतलब हमारा आहार विहार व्यवहार कैसा है। तो जैसा हम समझे हैं वैसा जी पाने योग्य हो जाएं। केवल बोलने में नहीं कि सच बोलना चाहिए, और फिर सच बोलने से काम कहाँ चलता है। अभी हम द्वंद्व से घिरे हुए हैं। अभी हमारी प्रतिभा, हमारी समझ में और हमारे व्यक्तित्व में असंतुलन है। हम बोलते हैं भाई माँ बाप से बढ़कर कोई संबंध नहीं, और फिर क्या बोलते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम ऐसी बातें, हम बिल्कुल द्वंद्व वाली, मतलब ना इधर का ना उधर। और हमारे जनक जी एक बात बोलते हैं, दोनों तरफ से ढोलकी पीटते हैं आप, है ना। तो दोनों तरफ से ढोलकी, बच्चों को हमने ऐसे ही बजा के रखा हुआ है। जब ये वाली बात से हमारा तर्क सिद्ध हो जाए तब ये बोल देते हैं, और जब इधर वाली बात से तर्क सिद्ध हो जाए तो ये बोलते हैं। हम अवसरवादी हैं, ना हम भौतिकवादी हैं, ना हम आदर्शवादी हैं, हम अवसरवादी हैं, बिल्कुल बीच के हैं कुछ, है ना, ऐसा हम हो गए हैं। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यदि व्यवस्था स्थापित होती तो ही ये संभव ही दिखेगा, अन्यथा देखने में तकलीफ होगी, है ना। फिर व्यवहार में ये सामाजिक हो। व्यवहार में सामाजिक मतलब ये बच्चा जो है ना, अपने पराई की मानसिकता से मुक्त अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को समझने काबिल हो और समझाने काबिल हो, उसको कहा व्यवहार। व्यवहार में सामाजिक, सत्य बोध हुआ हो और सत्य बोध को संप्रेषित कर पाता हो, समझा पाता हो अन्य को, तो ये व्यवहार में सामाजिक। और फिर व्यवसाय में स्वावलंबी, व्यवसाय में स्वावलंबी।
व्यवसाय में स्वावलंबी का मतलब है चारों अवस्थाओं में संतुलन बना के रखते हुए उत्पादन कार्य करने में सक्षम हो। अभी हम केवल इस वाले भाग पे फोकस करते हैं, है ना। कहते हैं जिसके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उसका हर ऐब दुनिया को हुनर लगता है। सजर मतलब होता है पेड़। ये बहुत पहले हमने कभी सुना था, हमारे कानपुर लखनऊ में ऐसा बोला जाता है कि अगर अमीर हो गए तो उसका हर ऐब दुनिया को हुनर लगता है, वो टैलेंट लगता है। ठीक है, लेकिन भैया ऐसा है नहीं। ये सब यही बोल रहे हैं, मैं ढोल की दोनों तरफ से पीटते हैं ना, मान्यता है ये। और बच्चे के दिमाग में हम मान्यताओं को आरोपित करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, बच्चा हाथ से निकल गया, अगली पीढ़ी बर्बाद है। बाबा जी कह रहे हैं भैया ये डिज़ाइन नहीं है, अस्तित्व का डिज़ाइन ये है, अगली पीढ़ी आगे। और अगली पीढ़ी जो है ना तब तक नहीं रुकेगी। हम जब आदि मानव आया था ना धरती पर, ये आदि मानव है, ठीक है। आदि मानव, लकड़ी इसके हाथ में पकड़ा देते हैं, ठीक है, अभी ठीक है, लकड़ी, ये आदि मानव, ठीक। तो ये आदि मानव जो है और हमको, और आदि मानव और हमको आप देखेंगे ना तो काफ़ी अंतर है हम में। हम ऐसे लकड़ी लिए नहीं घूमते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं पका करके, सवेरे उठ करके वो शिकार करने नहीं जाते आज क्या खाना बनेगा। आदि मानव से हम, ये पूरी एक मानव का एक डिज़ाइन है। मानव जो है ना परंपरा की अविभाज्यता में है। तो मानव चला और उसकी जो अगली मानव संतान होती है, जो कुछ भी वो सही शिक्षा पाता है, उस सही शिक्षा को, अभी मत दीजिएगा, अभी थोड़ी देर में हम ब्रेक करें, हाँ, है ना। तो ये क्या करता है, जो कुछ भी इसने निष्कर्ष पाए होते हैं उसको अगली पीढ़ी में डाल देता है। जैसे डाल दिया कि बेटा ब्रश करना चाहिए, नहीं तो हम लोगों के दांत टूट जाएंगे। पूरी मानव जाति सवेरे उठ करके दंत मंजन कुल्ला हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डाल दिया। पहले थोड़ी उसको पता होगा कि ब्रश, क्योंकि उसने जीव जानवरों से देखा, जीव जानवर तो ब्रश नहीं करते हैं। उसने बहुत कुछ जीव जानवरों से सीखा, लेकिन फिर उसने दिमाग भी लगाया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, हमको तो ब्रश करना है। तो ब्रश करने वाली बात पूरी दुनिया भर के सारे लोग, सारे बच्चे, सुबह ब्रश करो, शाम को ब्रश करो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आदमी जो है फिर ये बड़ा हो जाता है ऐसे करके, ठीक है, फिर ये अपने बच्चे को सिखा देता है, फिर ये बड़ा हो जाता है, अपने बच्चे को सिखाता है। इस तरीके से ये हम मानव जाति आज यहाँ पर खड़ी हुई है। जो कुछ भी अच्छा था उस अच्छे के साथ हम खड़े हुए हैं, अच्छे के साथ बने हुए हैं। ये मानव जाति का डिज़ाइन है। बाबा जी बोल रहे हैं अगली पीढ़ी आगे। ये सत्य है नहीं कि पहले तो ये थे ना, हम लोग ब्रश भी नहीं कर रहे थे, फिर ब्रश करना सीखे, दातुन करना सीखे, है ना, जीभी करना सीखे, नहीं सीखे, सुबह सुबह पॉटी करना सीखे, ये सब सीखे भाई। बच्चे को अभी भी सिखाते हैं, हर मानव संतान को सिखाया जाता है और हर बारी वो सीख के आगे बढ़ रहा है। बाबा जी कह रहे हैं देखो ये मानव जाति जो अगली पीढ़ी, अभी हमारे जो बच्चे हैं, देखो मैं एग्जाम्पल अभी बच्चों को दे रही थी कि अभी से कुछ समय पहले तक सती प्रथा, दास प्रथा, ये सब चलता था। हमारे नानी लोगों के ज़माने के, मतलब नानी के नानी लोग जो थे वो सब इसको झेले हैं, देखे हैं, तो क्या उसको कंटिन्यू किए हैं? कंटिन्यू नहीं करते हम। मानव जाति जो है ना हर अच्छी श्रेष्ठ चीज़ को स्वीकार करने का उसका एक प्रवृत्ति है। जीव जानवरों से अच्छा रहना उसने स्वीकार किया, करते करते एक लंबी यात्रा तय किए हैं हम। और इस लंबी यात्रा में ये बच्चे जो है हमसे पीछे नहीं रहेंगे। मानव जाति जानते हैं कहाँ बहुत यात्राएं तय किया है ना। तो आहार में आप देखोगे एक लंबी यात्रा तय किया है ना, इसी तरीके से और तय किया। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना ये एक और लंबी यात्रा तय कर चुके हैं। हमारे बच्चे आस्था से तर्क में छलांग लगा चुके हैं। ये पूरी मानव जाति ने इसको किया। पूरी मानव जाति में आज से, हिना बहन बहुत समय की बात नहीं, आपके समय तक मुझे लगता है यहाँ पर कम से कम कच्छ में लोग बहुत पढ़ते लिखते नहीं थे, इसको बुरा नहीं माना जाता था। मेरे नेबरहुड में अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरी उम्र की हैं और बिल्कुल भी नहीं पढ़ी लिखी हैं। तो इसका मतलब है आज से 50 साल पहले तक, केवल 50 साल पहले तक शिक्षा आवश्यक नहीं थी।
शिक्षा को इतना वो नहीं माना गया। लेकिन आज अगर कोई बच्चा स्कूल ना जाए, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, हम बच्चे को बच्चा आते देर नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो, यही करते हैं ना, बच्चे से पूछना यही शुरू करते हैं। तो शिक्षा जो है एक प्राइम, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको मानव जाति में स्टैब्लिश हो चुका है ये। और एक समय था लड़की लड़के में भेद भी होता था, अभी आप लड़कियां आ जाएं लड़के आ जाएं बराबर रूप से, आप कौन से स्कूल में, आप कौन से स्कूल में, इसमें हम भेद नहीं करते। जबकि यही भेद आज से 50 साल पहले हो रहा था। लड़कियों से पूछते थे खाना बना लेती हूँ बिटिया, मैंने अपने समय में देखा है भाई, अभी कुछ 20-30 साल पहले की बात कर रही हूँ। गांव जाती थी तो लोग पूछते नहीं थे मुझसे कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो, पूछते थे खाना बना लेती हो बिटिया। और मैं 6-7 में पढ़ती थी, तब मैं बोलती थी हाँ बना, क्योंकि मैं बना लेती थी, है ना। तो हम एक लंबी यात्रा तय करके आई, पूरी मानव जाति इस यात्रा को तय करी, हम और आप अकेले नहीं तय कर रहे हैं। तो शिक्षा जो है सर्वसुलभ, और अब मानव जाति ये भी समीक्षा कर लिया है कि इस शिक्षा से भला होने वाला नहीं है। ये शिक्षा से हम धरती को पूरी तरीके से तबाह करने पे आ गए, हमारे निष्कर्ष ठीक नहीं है। और जब हम इसको विधिवत तर्कपूर्वक अपने इन बच्चों के सामने रखेंगे, बच्चे स्वीकार करेंगे। और अब तो मैं इसको ठोक करके कह सकती हूँ, इसको बच्चे स्वीकार कर रहे हैं। आज से 1-1.5 महीने पहले तक नहीं बोल सकती थी, अब बोल सकती हूँ, सीधा उसको स्वीकार कर लेते हैं, सीधा। और ऐसा जीना बड़ा सहज है ना। मैं आपको परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की आज एक झलक दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की। मैंने इस पर लिखा ना आखिरी में, व्यवसाय में स्वावलंबी, हाँ लिखा मैंने। तो देखो, ये जो स्वायत्त मानव, ये जो बच्चा था मानव संतान, हर मानव संतान को अगर आप देखोगे ना, 2.5 साल का जो बच्चा है, 2.5 वर्ष का बालक, ये स्वभाव से कैसा है, जिज्ञासु है। ये पूछना चाहता, मामा ये क्या है, पापा ये क्या है, काका ये क्या है, नाना क्या है, पूछता ही रहता है वो, है ना। तो 2.5 वर्ष का जिज्ञासु बालक मानव संतान स्वभाव गति में रहता है। वो चाहता है न्याय का याचक। न्याय का याचक है मतलब उसको, मैंने बताया ना, न्याय मतलब सर्वसुलभता, वस्तु और सेवाओं की। उसको आहार का पोषण हो, आवास का हो, अलंकार मतलब रोटी कपड़ा मकान मिले, उसको जो गाड़ी आदि की आवश्यकता हो कभी वो मिले, शिक्षा मिले और स्वास्थ्य मिले। ये सर्वसुलभ सटीक जो बेस्ट है वो मिलना चाहिए उसको। इसको कह रहे न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। हम छोटे बच्चे को कुछ गलत करता है उसको बोलते हैं, जैसे अपनी वो कहाँ गई बिटिया हमारी, अरे सो गई, ठीक, तो सही कार्य व्यवहार का इच्छुक। तो इस बच्चे को हम बोलते हैं कि ऐसा मत करो शानवी, तो तुरंत मान जाती है, 3-5 नहीं करती अपने, उसके अभी भी उसके वृत्ति में हठ नहीं है। बच्चा जब तक किसी को जिद करते देखता नहीं, जिद करना नहीं सीखता। झूठ बोलते नहीं देखता, झूठ बोलना भी नहीं सीखता। बच्चे को गलती देखनी होती है गलती करना सीखने के लिए। बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट गलत होते नहीं, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्यवक्ता होता है। हाँ, हिना बहन भी हमारी स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। सत्यवक्ता, जैसा सुनता है वैसा बोलता है, रिपीट करता है ना। बच्चा अपने आप से 3-5 बहुत नहीं करता, वो पहले किसी को देखता है, कैसे कोई कहानी घड़ता है तो सीख लेता है। बच्चा केवल, बच्चे में ये गुण पहले से रहते हैं। ये है न्याय का बीज, ये है धर्म का बीज और ये है सत्य का बीज। यदि हम इसको चेतना विकास मूल्य शिक्षा की मिट्टी में बो देते हैं, यह खिल जाता है और ये खिल करके तैयार होता है स्वायत्त मानव। तो स्वायत्त मानव को कल मैंने ऐसे करके एक फूल की तरह खिला हुआ बनाया था। खिल जाता है बच्चा, नहीं तो बच्चा मुरझा जाता है, जिसको मैंने कहा व्यक्ति अकेला महसूस करता है, अकेलापन, डिप्रेशन में चला जाता है ना। हम जिसको बोलते हैं हम किसी से, बच्चा हमारा किसी से बात ही नहीं करता, बच्चा हमारा ऐसा है, बच्चा हमारा वैसा है। बच्चे का डिज़ाइन ही नहीं है भाई, बच्चे का डिज़ाइन है ये खिलने का। हमारे पास वो मिट्टी नहीं है चेतना विकास मूल्य शिक्षा की, वो मिट्टी देंगे और पानी है शिक्षक, रोज़ आना है उसको पानी डालना है, बीज बो दीजिए, शिक्षक पानी डालेगा, वो फूल खिलेगा। और ये यदि फूल खिलता है तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कैसी दिखेगी। तो देखिए अब आप कल्पना करिए अपने ही परिवार, हम ही सब, कितने परिवार आज यहाँ पर 6-7 परिवार मेरे ख्याल से बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा बच्चा है ये खिला, पहले सबसे मान लीजिए
आज यहाँ क्लास में बैठे हुए हम सब खिलने वाले लोग हैं। हम सब खिलेंगे जीवन विद्या विधि से, जीवन विद्या योजना अध्ययन विधि से। क्यों? क्योंकि हम भी बच्चे जैसे जिज्ञासु तो हो गए हैं। अब कुतर्क विधि से हम नहीं समझ रहे, हम समझ रहे हैं, हमको समझने के लिए तर्क लगाना है, ना कि कुतर्क। अभी हम शास्त्रार्थ विधि से नहीं समझ रहे, हम जिज्ञासा विधि से समझ रहे हैं। हमको समझाओ सही क्या है। तो सही भरने के लिए हम अपने में खाली हैं और प्रस्तुत होते हैं कि हमको समझाइए। तो ऐसा जो अभी हमारा जो अभी ये चल रहा है, ये जीवन विद्या के तहत हम बड़े लोग, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, हम प्रौढ़ शिक्षा के तहत समझेंगे। लेकिन हम प्रौढ़ नहीं हैं, केवल शरीर प्रौढ़ है। हमारे अंदर क्या आ गया? बच्चे जैसी जिज्ञासा आ गई है। तो जिसके अंदर बच्चे जैसी जिज्ञासा आ गई है तो उसका फूल भाई खिलेगा। इसको हम कह रहे हैं बोध संपन्न, है ना। हम क्या हो गए? बोध संपन्न हो गए, या फिर क्या हो गए? स्वायत्त मानव हो गए। ठीक है, तो बोध संपन्न या स्वायत्त मानव। तो ये कैसे होगा? जीवन विद्या योजना, जिसके लिए मैंने कहा 75 दिन बैठिए आके बैठ करके साथ में चर्चा करते हैं। तो ये यदि होता है तो ऐसे आप देखिए, अब परिवार, किसी के भी परिवार से एक व्यक्ति नहीं बैठा है अभी, जितना मैं देख पा रही हूँ, है ना। काका कहाँ है? विरम काका कहाँ है? अच्छा बाहर है, ठीक है। मैं वही तो काकी के साथ काका नहीं दिखे तो मुझे लगा, ठीक है। तो जैसे हर एक के परिवार से मैं देख पा रही हूँ न्यूनतम 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक, देखो ये कैसे घटेगा आगे। और मान लीजिए हमारे परिवार में, देखो मेरे परिवार में तो थोड़ा दूर दूर लोग हैं, है ना, लेकिन ऐसे हैं। और ये मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, है ना। अभी ये पूरी तरीके से खिले नहीं, ये बिल्कुल कोई छोटा सा भी है, ये शैवी, ठीक है। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यदि एक व्यक्ति बोध संपन्न या 2 व्यक्ति बोध संपन्न होते हैं या स्वायत्त मानव के रूप में खिलते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? व्यवहार में सामाजिक, मतलब अखंड समाज कैसे होगा इसको संप्रेषित करने योग्य हो जाते हैं। ये ऐसी बातचीत करने में सक्षम हो जाते हैं कि बातचीत के फलस्वरूप अपने परिवार के अन्य लोगों को भी ये खिला देते हैं, ये खिल जाते हैं, है ना। तो इसके फलस्वरूप, अच्छा, और ये व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति साथ में खिल रहा है। इसको भी देखिए जरा, इसको आप ना छूटे। जैसे मेरा खिलना आपके साथ ही है, ये जो मैं प्रस्तुत हो रही हूँ, ये कैसे, अगर यहाँ खाली क्लास हो तो मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या? मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। इसलिए अध्ययन सहअस्तित्व में, हमारा आपका सहअस्तित्व में संबंध पूर्वक, तभी ये अध्ययन हो सकता है। तो ये खिलना कैसे हो रहा है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये बसंत काका हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए ये मैं हो गई शालिनी, ठीक है। यहाँ पर ये मैं लिख देती हूँ नाम बसंत काका का, ठीक है। यहाँ पर एक और फूल खिल रहा है, ठीक है। अभी आप देखते जाइए कैसे हम कनेक्टेड हैं आपस में। यहाँ पर जिसका नाम रख दें, सुमन भाभी का नाम रख देते हैं, है ना। अब इनका जो है ये परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। अब सुमन भाभी के साथ इधर ये राम बाबू भैया है, ठीक है। अब और कोई परिवार ऐसे जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कैसे ये कैसे घट रहा है। तो ये जब हम खिल रहे हैं तो भी एक परिवार के रूप में ही खिल रहे हैं, और हर व्यक्ति हर एक से कनेक्टेड है। ये हेमांग भाई, ठीक है। ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे ये खिलेगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए बसंत काका है ना, यहाँ पे हमने लगा दिया, ये मान लीजिए विरम काका का परिवार है ना। तो यहाँ पर हिना बहन, विरम काका, काकी, ठीक है, वृंदा, ऐसे करके अपन ये खिलने का स्वरूप होगा। ये डिज़ाइन है। अब देखिए, अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसा एक परिवार तैयार हो गया। अब ये जो पूरा परिवार तैयार हो गया, इस परिवार, ऐसा मान लीजिए एक परिवार खिल करके तैयार हो गया, इसको हम ऐसे करके एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ऐसा ये खिल गया परिवार, 3 पीढ़ी का परिवार है, और ये क्या है? खिल गया परिवार। तो ये परिवार के रूप में इसका आचरण कैसा हो जाएगा? एक आचरण हो जाएगा। एक आचरण का मतलब ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा। अब चूंकि परिवार में सभी लोग कैसे हैं? पूरी मानव जाति की अखंडता में विश्वास करने वाले। परिवार के सारे लोग क्या है? समाधान प्रस्तुत करने वाले। परिवार के सभी लोग क्या है? व्यवस्था में जीने की उनका मानसिकता है। व्यवहार में सामाजिक है, मतलब भेदभाव नहीं करते और वस्तु को संप्रेषित करने योग्य हैं। और व्यवसाय में स्वावलंबी है, मतलब उत्पादन कार्य आदि को जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा परिवार क्या हो जाएगा? ये पूरा का परिवार हो जाएगा। इसको बाबा जी ने परिवार कहा है,
ठीक है। तो ये परिवार एक आचरण को प्रस्तुत कर पाएगा, इस आचरण का नाम है मानवीय आचरण। और ये परिवार कैसा हो जाएगा? अन्य के लिए पूरक, ये अन्य के लिए हो जाएगा पूरक, ठीक है, अन्य के लिए पूरक परिवार हो जाएगा, दिख रहा है। और ये ऐसा नहीं कि पहले एक घटेगा, ये एक साथ बहुत सारा घट रहा है ऑलरेडी। हम सब जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सब ऑलरेडी एक परिवार हैं ही, मुझे तो ऐसा महसूस होता है, हम सब एक हैं ही ऑलरेडी, है ना। अब ये है बस, ये थोड़ा सा दूरी है, फूल खिलने भर की देर है, हमारे स्वायत्त मानव के रूप में तैयार होने भर की देर है। वो यदि संपन्न होता है तो देखो स्वायत्त मानव का ये जो लक्षण है ना, ये वाला व्यवहार में सामाजिक वाला, तो ये व्यवहार में जो सामाजिक लक्षण है, यही अन्य को, यही आपको एक शिक्षक की तरह तैयार कर देता है, और ऐसा व्यक्ति अन्य को समझाने योग्य हो जाता है। यही है शिक्षा। इस चाहे वो संवाद कर रहा है ना, चाहे वो शिक्षा दे रहा है, चाहे वो अपने परिवार में, हर जगह वो इस तरीके से प्रस्तुत होने योग्य हो जाता है। तो अब कल्पना को थोड़ा सा और बढ़ाती हूँ। देखिए, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की बेसिक कल्पना। तो अब आप कल्पना करिए ऐसा एक जागृत परिवार या एक स्वायत्त परिवार, ये ठीक है ना, स्वायत्त परिवार, स्वायत्त मानव से मिल करके जो परिवार बना, एक स्वायत्त परिवार, ये समझ में आ रहा है। अब एक स्वायत्त परिवार ऐसा है, ये क्या करता है, अन्य स्वायत्त परिवारों के साथ इसको जीना आएगा कि नहीं आएगा। और ये जब सारे के सारे ऐसे होंगे, ये स्वयं भी क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ये परिवार स्वरूप लगेगा कि नहीं लगेगा, या ऐसा लगेगा कि कोई बेगाना है, कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा, परिवार जैसा महसूस होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 4 3 4 8 1 9, ठीक। तो अगर ऐसे 10 परिवार मिल जाएं, 10 परिवार, तो क्या ये 10 परिवार के 10 परिवार एक जैसा आचरण प्रस्तुत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये फिर से क्या है, ये 10 परिवार बराबर एक परिवार समूह, एक परिवार समूह। आचरण इनका एक रूपता होगी कि नहीं होगी, होगी। मैं कल बच्चों को कल्पना बता रही थी, उसको रखती हूँ यहाँ पे। देखिए, अब ये जो एक परिवार समूह है, एक परिवार समूह के पास मान लीजिए कुल मिलाकर के इनके पास एक कितनी ज़मीन लगा लें, हितेश भाई अंदाज़ा लगाइए, 10 परिवार मिल करके कितनी ज़मीन हो जाएगी। परिवार तो अभी भी हैं ही, 50 एकड़ कल 50 एकड़ मैंने बताया, वही एग्जाम्पल ले लें, चलिए। तो 50 एकड़ ज़मीन इनके पास हो सकती है, ठीक। समझ इनके पास आ गई है ना, हर प्रकार की समझ से ये लैस हैं। अब आप ज़रा कल्पना करिए 50 एकड़ ज़मीन में अब इनको करना क्या है। इनके पास ऐसा ही एक क्लासरूम चाहिए, इनके घर चाहिए, है ना। और एक कल्पना मैंने ऐसे करी थी कि देखो, अपने पास चाहिए अपने को उत्पादन। उत्पादन किसका होगा, आवश्यकता का। अभी हम लगा रहे हैं रोकड़िया पाक, एड़ा लगा दो, है ना, कुछ और बो दो, ऐसी चीज़ें हम लगा रहे हैं, रोकड़िया पाक। वास्तव में मानव जाति को उत्पादन किसका करना है, आवश्यकता पूर्ति, हाँ, आहार के लिए, आवास के लिए, रंग, रोटी कपड़ा मकान के लिए। तो हम रोटी कपड़ा मकान के लिए उत्पादन नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा पूरा अर्थतंत्र हिला हुआ है ना। तो इस कारण से हम उत्पादन सही से नहीं कर पा रहे। अब देखिए, जैसे अपने पास ये 10 परिवार हैं, है ना, तो परिवार नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 परिवार हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा आवश्यकता। मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रही हूँ, इसका और बहुत अच्छा स्वरूप आगे निकलेगा ही, है ना, पढ़ेंगे जब। तो जैसे हम उत्पादन कर सकते हैं, मान लीजिए गेहूं का, हम उत्पादन कर सकते हैं तिल का, है ना, तिल से तेल निकाल सकते हैं, मूंगफली का, मूंग का, है ना, और तरह तरह की दालों आदि का उत्पादन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो क्या एक परिवार समूह अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर परिवार यदि आवश्यकता का निर्धारण करे, एक परिवार ने कहा हमको चाहिए 100 किलो गेहूँ, दूसरे ने कहा 300 किलो, किसी ने कहा केवल 50 किलो, किसी ने कहा केवल 80 किलो, किसी ने कहा ऐसे ऐसे करके गेहूँ आ गया अपने पास लिस्ट। इसी तरीके से तिल का, मूंगफली का, मूंग का, है ना, बाजरी का और जौ का, और जितने भी प्रकार के उत्पादन हो सकते हैं, जितनी भी संभावना है ना। कि जला दीजिए, मच्छर काट रहे हैं,
है ना। तो यहाँ पर उत्पादन मिलजुल करके क्या उत्पादन संभव है कि नहीं संभव है? यदि मिलजुल करके उत्पादन करेंगे तो ये उत्पादन अधिक होगा या कम होगा? अधिक। क्या लगता है कि कम होगा? यहाँ पर हर एक खेत पे मेड़ बांधने की ज़रूरत नहीं है, दीवार बांधने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा वो भी माल बच जाएगा। मिलजुल करके उत्पादन होगा तो फसल के नुकसान होने की संभावना कम होगी कि अधिक होगी? बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जनबल आज की समस्या लेबर बहुत बड़ी समस्या है। लेबर का मतलब है उस मानव के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, ये मतलब होता है लेबर का। परिवार के लोग काम करते हैं तो तुरंत है ना चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ थोड़ी थोड़ी देर में, और मजदूर को अगर चाय पिलाते हैं तो देख लेते हैं भाई 15 मिनट एक्स्ट्रा करके जाना, ठीक है। चलिए, तो जब हम संबंध को पहचानते हैं ना तो हमारा डिज़ाइन बदल जाता है। तो जब मिलजुल कर, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मिलजुल कर उत्पादन हो सकता है, मिलजुल कर उत्पादन, और उत्पादन किसके लिए? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। अब यहाँ पर और मान लीजिए आवश्यक है तो गौपालन किया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यदि मिलजुल कर करेंगे तो 5-6 लोग जो हैं 100 लोगों के लिए काम हो जाएगा दूध का, कि नहीं हो पाएगा? आराम से हो जाएगा। तो अभी भी कितने सारा जनबल हमारे पास पड़ा हुआ है। बच्चों की शिक्षा, उनको स्कूल कहीं जाना नहीं है ना। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 5 तक शिक्षा यहीं पर हो सकती है। अभी भी हम सब माताएं बहनें मिलकर बच्चों को पढ़ा नहीं लेते हैं क्या? पढ़ा लेते हैं, और सटीक शिक्षा देने में सक्षम है ही जो स्वायत्त मानव है। तो बढ़िया यहाँ पर शिक्षा हो गई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि ट्रैफिक की समस्या समाप्त, सवेरे जल्दी उठने की समस्या समाप्त, बच्चों का स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर रहेगा ही। आधा बच्चों का स्वास्थ्य इसी कारण खराब है कि सवेरे 7 बजे 6 बजे 5:30 बजे, भाई हमारी बगल में तो 5:30 बजे उठाओ, धक्का मार उसको भेजो। एसएससी तक होम स्कूलिंग होता है। हाँ भेजना ही नहीं। हाँ, तो नहीं जाना भी, जैसे अभी इस व्यवस्था में जाना है तो बच्चा वॉक करके चला गया अपना, 9th 10th वाला जब ग्रेड आएगा तब उसका पूरा डिज़ाइन अलग है। यहाँ पर मैं तो सिर्फ आपको कल्पना कराने के लिए सुना रही हूँ ये सारी चीज़ें, है ना। अभी मैं कल एक और एग्जांपल दे रही थी, जैसे अब हम चूंकि सब 100 लोग मिल करके एक परिवार हो गए हैं, अभी 100 लोगों की कल्पना कर रही हूँ, ज़्यादा की नहीं, केवल 10 परिवार, केवल हम आप एक हो जाएं, है ना। तो अब आप देखिए, मैं बता रही थी कि हमारी सोसाइटी में करीब 200 घर हैं, 150-200 घर हैं, और हमारी सोसाइटी में जितने घर हैं ना उतनी ही गाड़ियाँ भी हैं, है ना। नीलम भाभी लोग आते हैं, हर जगह गाड़ियाँ 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 खड़ी हैं। कुछ और जो थोड़ी महंगी सोसाइटी उसमें और भी अधिक गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। और जैसे मान लो हमारी सोसाइटी में 150 गाड़ियाँ हैं, तो एक समय पर 130 गाड़ियाँ तो हमेशा सोसाइटी में रहती ही हैं, केवल 20 ही गाड़ियाँ शहर में घूम रही होती हैं। और वो ये गाड़ियाँ ज़्यादातर निकलती भी किस दिन है? संडे के दिन, ये भी बताएं आपको। बाकी जिन लोगों को जॉब वॉब पे जाना होता है वो सब स्कूटी लिए जा रहे होते हैं, स्कूटी से ही 99%, बहुत कम लोग हैं जो गाड़ी से जाते हैं। ये सब खड़ी हुई हैं, लेकिन इन गाड़ियों को बनाने के लिए जो खनिज पदार्थ है वो तो हमने ज़मीन से निकाल दिए, और ज़मीन से जब हम खनिज निकालते हैं तो ज़मीन में ताप संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो 130 गाड़ियाँ मेरी सोसाइटी में, और ऐसी कितनी सोसाइटियाँ पूरे भुज में, और ऐसी कितनी सोसाइटी पूरे कच्छ में, और ऐसी कितनी पूरे विश्व में। तो कितना खनिज पदार्थ हमने वेस्ट किया है। लेकिन यदि हम सब एक साथ रहते होते यहाँ पर, तो अब मैं कल्पना करती हूँ हम सब की केवल, तो हम कल्पना कर रहे हैं, तो ये रहा, मैंने कल जो कल्पना करी थी वही कल्पना करती हूँ। देखिए, तो कल्पना ऐसी करी हमने कि हम यहाँ पर 10 परिवार जो है रह रहे हैं। ये रहे 10 परिवार, ये पास पास रहते हैं, है ना, 10-11 जो भी परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक। ये सब परिवार जो है यहाँ पर, इनके पास कुछ ज़मीन है, मिलजुल करके उत्पादन करते हैं, सब एक परिवार के स्वरूप में मिलजुल करके गौ पालन करते हैं। और इनका जो मैंने कल्पना बच्चों के लिए कर रही थी कि देखिए, जो बारिश का पानी है ना वो तो सबके घर पे आता ही है, तो यहाँ पर पानी जो है सबकी छत से कनेक्ट हो करके एक तालाब में या इनके व्यक्तिगत टैंक में, और व्यक्तिगत टैंक भरने के बाद आगे तालाब में, ठीक। इनके घर का जो एक्सक्रीटा, जो हमारा सुएज का कचरा है, वो हमारे कचरा गैस संयंत्र में, कचरा गैस संयंत्र अपना काम करने के बाद उसके बाद खेत में सीधा चला जाता है पाइप,
ठीक, तो कोई पानी की भी समस्या नहीं, मिनरल्स की भी समस्या नहीं, हो गया बढ़िया, ठीक। और हमारे पास सरकार के ऊपर कोई निर्भरता भी नहीं, बढ़िया काम। इसी के बाद जो हमारा गौ पालन है, गौ पालन को यदि हम देखें तो गाय का जो गोबर है ये आ गया अपने पास बायोगैस। बायोगैस कुछ चली गई खाना बनाने के लिए सबके पाइपलाइन की विधि से, और कुछ बाकी चली गई जनरेटर में, जनरेटर से आ गई इलेक्ट्रिसिटी। सोलार लगा लीजिए, आपको जो करना है फिर कर लीजिए, आप ये कल्पना आप बढ़ा लीजिएगा, आप हमसे अच्छी कल्पना करेंगे ही, ये सब आप बढ़ा लीजिए, है ना। तो ये 10 लोगों का ये जो पूरा समूह है ये कैसा हो गया, स्वायत्त परिवार समूह। ये किसी पर बहुत निर्भर नहीं है, ये सरकार की तरफ नहीं देख रहा है अपनी समृद्धि के लिए कि हमको मिल जाए 2.5 किलो अनाज, 4 किलो अनाज, हर महीने राशन मिल जाए, हमारे बच्चे को शिक्षा कहाँ से मिलेगी, ये कहीं हम देख नहीं रहे हैं। पर मुखापेक्षा यहाँ से समाप्त होती है, स्वायत्त परिवार समूह, बढ़िया है, ठीक है। अभी हम कहाँ खड़े हैं देखिए, हाँ बताइए। इसमें तो ब्रेक भी निकल जाएगी। अब बस देखिए आपकी कल्पना चलनी चालू हो गई, ऐसा ही है। अब चूंकि सब काम हो जाएगा, एक्चुअली अस्तित्व में हमने अर्थ को पहचाना नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ अगली बार आइए अध्ययन के लिए, बैठ के समझते हैं परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। और ऐसे अब देखिए मैंने कल ये भी कल्पना बच्चों को बताई थी, तो ऐसा एक परिवार समूह ये ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए कितनी देर, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं ये, है ना। और देखिए बड़ा आसान है, आपने जो कल हमसे प्रश्न पूछा उसको रख देती हूँ थोड़ा सा आपके लिए। तो ये सारे के सारे जो परिवार हैं भैया, इस परिवार में मूलतः अब विचार में मध्यस्थता, सही विचार सबके पास है, तो हर परिवार में एक प्रतिनिधि आ गया। जैसे कोई भी निर्णय लेना है ना, तो एक प्रतिनिधि, परिवार से एक प्रतिनिधि, सुनते जाइएगा, हाँ रिप्रेजेंटेटिव, यस, है ना। तो ऐसे 10 परिवारों के, ये 10 परिवार हो गए, और 10 परिवार में से एक एक परिवार से एक एक प्रतिनिधि आ गया। कभी भी कोई निर्णय लेना है, कभी भी कोई निर्णय लेना है, पहले तो सभी में समाधान है, तो इसमें ये बात नहीं कि कौन ज़्यादा जानता है, सब जानते हैं, समान रूप से जानते हैं, सही क्या है इसको पहचानते हैं। तो एक प्रतिनिधि आ गया, तो अपने पास ऐसे करके यहाँ पर 10 प्रतिनिधि आ गए। इस पे और चर्चा होगी कल, है ना। ये आपके लिए खोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद ये पूरा सिस्टम है, जनवादी एक तंत्र है। तो परिवार का जो प्रतिनिधि है ना, वो आगे के उनके साथ निर्णय लेने में सक्षम है। तो परिवार समूह में आगे 10 प्रतिनिधि, और इन 10 प्रतिनिधि में से आगे एक प्रतिनिधि, हर एक परिवार समूह का प्रतिनिधि, फिर वो ग्राम में पहुंचेंगे, इस विधि से आगे बढ़ेगा। तो मैं ये कह रही थी कि ये परिवार समूह है अपने पास, ये आ गया स्वायत्त परिवार समूह। स्वायत्त मानव हुआ, उससे स्वायत्त परिवार हुआ, उससे स्वायत्त क्या हो गया, परिवार समूह। और देखो ऐसे भाई, ऐसे 10 परिवार हो सकते हैं, तो ऐसे 10 और परिवार हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। तो अब अगले में बताती हूँ फिर से। तो ऐसे हमारे पास स्वायत्त परिवार समूह, ये नंबर 1। ऐसा हमारे पास दूसरा परिवार समूह है ना, ऐसा हमारे पास तीसरा परिवार समूह, इन सबके पास अब ये सब जो है आपस में कनेक्टेड हैं, ये भी संबंध पूर्वक कनेक्टेड है, क्योंकि ये इसमें जो लोग हैं उनकी मानसिकता कहाँ तक है कि सब अपने हैं। ये मानव स्वायत्त मानव है, व्यवहार में सामाजिक है, स्वयं में विश्वास, मतलब पूरी मानव जाति में विश्वास है, मतलब संबंध पूर्वक जीना जानता है। तो अब ये सभी से कनेक्ट, इसमें कोई होड़ तो है नहीं कि हमारा वाला आगे चलेगा आपका, इसमें ये मानसिकता ही नहीं है। पूछिए। शोषण और संघर्ष निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अभी तो हमने बोला नहीं, आप ही लोग अनुमान लगाने, आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ 75 दिन। काका 75 दिन ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा समय नहीं है। आप लोग की जिस तरीके की बुद्धि है ना, 75 घंटे पर्याप्त हैं आप लोगों के लिए। केवल सुनने भर की देर है, और कच्छ नहीं पूरी दुनिया बदलेगी, ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये स्वायत्त परिवार समूह जो हैं जो स्वायत्त परिवार समूह हैं, ये आपस में भी भाई बहन की तरीके हैं, ये होड़ में नहीं है एक दूसरे से। तो मान लो पहले परिवार समूह के पास 50 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, अगले परिवार समूह के पास मान लो 70 एकड़ ज़मीन है, या मान लो 50 एकड़ है इसके पास, जो भी ज़मीन है, ठीक है। तो इन्होंने कहा हमने अपनी ज़मीन तैयार करी है ताकि इसमें तिल बढ़िया से हो सके, और
इन्होंने अपनी ज़मीन तैयार करी कि ताकि इसमें गेहूँ बढ़िया से हो सके, ठीक है। तो इन्होंने कहा ऐसा है, हमारे यहाँ की आवश्यकता है 3000 किलो गेहूँ, 3000 किलो गेहूँ, और इन्होंने कहा हमारी आवश्यकता है 5000 किलो तिल की, 5000 किलो तिल। तो क्योंकि इनकी ज़मीन में तिल बढ़िया होता है, इधर की ज़मीन तैयार करी है। आप लोगों को तो पता है खेती करने वालों को ज़मीन तैयार करनी होती है उत्पादन लेने के लिए, तो यहाँ तिल की ज़मीन तैयार है अपने पास। या इनकी साइक्लिसिटी में ऐसा आ रहा है, ऐसा होता है ना, जो फसल होती है उसको एक चक्रीयता को मेंटेन करने से तभी भी उपज अच्छी होती। बार बार आप वही फसल लोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्होंने ये आपस में समितियां हैं जो आपस में क्या करती हैं, वार्ता करती हैं, चर्चा करती हैं। तो प्रतिनिधि जो है ये चर्चा करते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपका और अपना वाला गेहूं उत्पादन कर लेते हैं। ये कह रहे हैं हम अपना का और आपका तिल उत्पादन कर लेते हैं। और ये उत्पादन हो गया तो उत्पादन के बाद विनिमय का मतलब ये नहीं है कि हमने 5000 का माल दिया, आपने 6000 का माल दिया तो चलो 1000 रुपये दो। ये डिज़ाइन नहीं। डिज़ाइन क्या कह रहे हैं, ऐसा डिज़ाइन कह रहे हैं अस्तित्व में विनिमय है। विनिमय को कहाँ देख रहे हैं, अस्तित्व में। तो अस्तित्व में विनिमय का डिज़ाइन मैंने आपको कल क्लास में बताया था, जो लोग कल क्लास सुन रहे थे। जैसे क्या डिज़ाइन है, जैसे सागर होता है ना तो भाप बनती है ना। ये समुद्र है, ये सूरज है और ये भाप बन के चला। ऊपर ठंडा होके बादल, गरम ठंडी हवा के माध्यम से ये बादल चलते चलते कहाँ पहुँचा, बसंत काका के घर पे, और वहाँ जाके पानी पहुँचा के आ गया। यही डिज़ाइन है ना अस्तित्व में। ये अस्तित्व में विनिमय का डिज़ाइन है। कहाँ से पानी आया, समुद्र आपको पानी दे रहा है, समुद्र ने आपके घर पहुँचा दिया। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अस्तित्व में ये सिस्टम है। तो ये पानी आया, आपको क्या करना है, आपने केवल पानी को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया टैंक में, और उसके बाद इस्तेमाल किया। भाई अगर आपका घर ना होता तो ये सीधा ज़मीन में चला जाता, है ना। अभी हमने क्या किया, एक जागृत मानव कैसा करेगा, तो उसने कहा उसने टैंक में कलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको धीरे धीरे ज़मीन को वापस करूँगा पूरे साल भर में, क्योंकि साल भर में एक ही बार पानी आ रहा है। तो उसने कहा मैं धीरे धीरे वापस करूँगा। तो जैसे मान लीजिए इसने फ्लश किया, और फ्लश करने के बाद ये कनेक्टेड है, तो ये इसके कचरा गैस में से ये चला गया फ्लश। उसके बाद ये चला गया, यहाँ पर कहीं इसका खेत है ना, तो खेत में चला गया और पानी वापस ज़मीन को मिल गया, न्यूट्रिएंट्स वापस ज़मीन को मिल गए। अभी हम लोग इसको बहा रहे हैं नदियों में। हमारी मूर्खता की तो जो पराकाष्ठा है ना, इसको जाना कहाँ था, इसको वापस करना था ना। जो अस्तित्व में डिज़ाइन है हम उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसको संचय किया कोष की तरीके। ये कोष है, विनिमय कोष है। ये अस्तित्व में ये डिज़ाइन है। अगर मानव ऐसा जिएगा, बहुत बढ़िया जिएगा। तो हम ये सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, साथ में मिलजुल करके। और हमने इसके बाद यहाँ पर कचरा गैस में यूज़ कर लिया, खेत में पानी गया, तो पानी जितना खेत को चाहिए था नीचे गया, फसल को मिला, और ऊपर गया भाप बन करके, हो गया वापस, जहाँ जिसको जाना था चला गया वापस। ये डिज़ाइन है। तो ऐसे ही देखो अस्तित्व में और विनिमय का डिज़ाइन बताया था। जैसे अपन पालक का एक बीज डाले और फिर उसके बाद उसमें से पालक उगी, तो जो पालक की जड़ें होती हैं, है ना, मिट्टी में से जाके आयरन को चुन चुन के उसके कणों को ऊपर ला के आपके लिए यहाँ पर रख देती हैं। फिर आप पालक खाते हो, आपके शरीर में आयरन पहुँचता है। आयरन पहुँचता है तो वो आपके हीमोग्लोबिन में पहुँचता है। हीमोग्लोबिन में पहुँचता है, अच्छे से सांस लेते हो, बढ़िया से जीते हो, नहीं तो आप नहीं जियोगे। तो ये अस्तित्व में विनिमय का ये डिज़ाइन है। ये रुपए पैसे लेके विनिमय की बात नहीं कर रहे हैं, पहले वस्तु विनिमय की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ अलग बात कर रहे हैं। ये तृप्ति पूर्वक विनिमय का डिज़ाइन है। किस बीज में किस चीज़ से तृप्ति होती है, वो अस्तित्व सहज विधि से उठ करके उसके पत्ते फ्रूट्स में चला जाता है। ये उस विनिमय की बात कर रहे हैं जहाँ जिसकी आवश्यकता है, ऐसा उदारता पूर्वक विनिमय की बात कर रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चे के साथ करते हैं, जानते हैं कैसे? बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका आहार, उसका रोटी कपड़ा मकान अच्छे से अच्छा तैयार करने की कोशिश करते हैं। ये है विनिमय का डिज़ाइन, मतलब देना, उदारता पूर्वक देना, जिसको आवश्यकता है उसको देना। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि अब ये सब एक तरीके से भाई बहन हो गए। परिवार समूह क्या है? भाई बहन, है ना, भाई संबंध की तरीके है। तो जिसको जो आवश्यकता है उसको, उसके लिए हमने अपनी ज़मीन तैयार कर ली, उसने अपनी ज़मीन तैयार कर ली। इस विधि से हमको चलना है। तृप्ति पूर्वक विनिमय, संघर्ष पूर्वक विनिमय नहीं, शोषण पूर्वक विनिमय नहीं। जो आपने कहा बदल गया यहाँ पर डिज़ाइन,
ये करना है अपने को। तो ऐसा परिवार समूह, तो ऐसे 10 परिवार समूह यदि मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ऐसे अगर 10 परिवार समूह बराबर 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने लोगों की व्यवस्था हो गई? 1000 लोगों की। अब ये 1000 लोग स्वायत्त हैं। कम से कम हिंदुस्तान में तो एक बहुत बड़ी संभावना है कि ज़्यादातर हिस्सा अपने गांव में हो जाने का। अब ऐसे अगर 1 ग्राम, जैसे 1 ग्राम हो सकता है यदि स्वायत्त, तो क्या ऐसे 10 ग्राम नहीं हो सकते हैं? तो ऐसे 1000 गुणे 10 तो 10,000 लोग बराबर 1 ग्राम समूह, 1 ग्राम समूह हो सकता है। और ये सब आपस में चर्चा पूर्वक कि आपकी ज़मीन कैसी है, हमारी ज़मीन कैसी है, ये सब उत्पादन समिति जो है ना, ये आपस में इस चर्चा को सुनिश्चित करती है। ज़मीन की चकासणी, ज़मीन की जो चेकिंग है इस बेसिस पे है क्या उत्पादन हमारे सब लोगों को चाहिए। तो जितना आवश्यक है उस उत्पादन को रख लिया और जो एक्स्ट्रा हमने किया उसको सब में बांट दिया। तो सबके लिए हम सोच रहे हैं। तो मानव कहीं पर भी रहा है, सदा सदा वसुधैव कुटुम्बकम में जी रहा है, क्योंकि वो सबके लिए सोच रहा है। मूंगफली हमारे पूरे गुजरात, मान लीजिए पूरे गुजरात की एक समिति बनती है, तो कैसा सोचेगी? छत्तीसगढ़ के लोगों को भी तो मूंगफली खानी है। छत्तीसगढ़ से हमको चावल चाहिए, चावल नहीं उत्पादन होता अपने यहाँ, तो हम कहेंगे भैया इतना चावल और इधर ही आपके लिए मूंगफली, हमारे लिए चावल। मैं कल बता रही थी बच्चों को, अगर मान लो आप उस समिति में काम करते हो और आपका काम है कि आप जा करके उन लोगों को चावल दे के आओ, ऐसे लोग कितना आपको प्यार दे रहे, भैया चावल, गुजरात से मूंगफली लेके आए और चावल ट्रक में लद गया, मूंगफली वहीं पे अनलोड हो गई और आप चले आइए। बढ़िया उनके घर में जाके आपको बढ़िया से पूछेंगे कि नहीं? क्योंकि अब हम क्या करने आए हैं? हम विनिमय मतलब तृप्ति देने के लिए आए हैं। और ये परस्पर संबंध, अस्तित्व का जो सह-अस्तित्व मतलब क्या? संबंध, उपयोगिता पूरकता का संबंध, उसको हम निर्वाह करें। उसके लिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का डिज़ाइन है। लेकिन ये सब ठीक है, बातें बढ़िया बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए ये करना पड़े। कहाँ गया? फूल खिलाना पड़ेगा। हम वापस आते हैं। हाँ देखो भाई, अपने को यहाँ पर इधर स्वायत्त मानव बनना होगा। ये अपने को पुनः 2.5 वर्ष का जिज्ञासु इस जगह पर खड़ा होना होगा और न्याय धर्म सत्य नियम का अध्ययन करना होगा। यदि हम इसको कर पाते हैं, जो कि बहुत कठिन काम नहीं है। क्यों कठिन काम नहीं जानते हैं? क्योंकि आपके अंदर जैसे भूख है तो बच्चे को खाना खिलाना कठिन काम नहीं है। बुद्धि है ना, भूखी है हमारी, सत्य बोध की भूखी बुद्धि बैठी है भाई, और शरीर यात्रा समाप्त होने को आई है, पीड़ा बनती है इसके कारण। धरती समाप्त होने को आई है भाई, बहुत पीड़ा, भूख बहुत जोर की लगी है, ऐसा है हाल, ठीक है। तो जोर की भूख लगी है और ये न्याय धर्म सत्य नियम, न्याय धर्म सत्य को समझने का प्रस्ताव मानव सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। माँ ने जैसे खाना बना दिया हो, बच्चा खा भर ले भाई, इसका बुलावा है ये। इसके लिए कह रही हूँ कि आइए हर रविवार को मिलते हैं और हम सब लोग स्वायत्त मानव, परिवार समूह की तरह स्वायत्त परिवार समूह को अपने हम प्रतिष्ठित करें, ठीक है। तो मुझे लगता है अब यहाँ पर रोकते हैं, ब्रेक लेते हैं, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, हरियाली का शरबत रेडी है, ठीक है। चलिए रोके भाभी, कुछ कहना है ना? हाँ ठीक है।